कि हमारे पास आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सही है, रिलेटेड पार्टी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। सही है, कोई 4-5 क्लासेस पढ़ा। वो चीज़ें जो आई कि आपने आज तक नहीं पूछी थी, लाइक फॉर एग्जांपल आर्म्स लेंथ वगैरह हो गया, उस चीज़ के ऊपर हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। एक एक नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक हो गया जी? आइजा 505 साहब आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल सब रेडी हो जाए यहाँ पे। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अच्छा, अगेन इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने के लिए हम एक काम ये कर लेंगे, पहले इसकी डायग्राम बना लेंगे। और डायग्राम बनाते हुए आपने बिल्कुल भी दिमाग पे जोर नहीं देना, आपने सुकून से बस डायग्राम नोट भी नहीं करनी, सिर्फ देखते रहना है डायग्राम को, सही, ताकि हमें एक स्ट्रक्चर पता चल जाए। फिर इसके बाद आधा पौना घंटा उस डायग्राम के साथ हम खेलते रहेंगे। ठीक है, और फिर जब खेल लेंगे तो फिर हमारे पास स्टैंडर्ड इंशाल्लाह तो स्टैंडर्ड के लिए आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया जी? अच्छा, हमारे पास एक स्टैंडर्ड है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये स्टैंडर्ड कहता क्या है? अच्छा, मैं इतना समझाऊं, बीच में थोड़ा बहुत कुछ समझा दूंगा, लेकिन इसको इग्नोर करिए। अगर मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो आपने इग्नोर कर लिया, आपने सिर्फ स्ट्रक्चर समझना। ये स्टैंडर्ड कहता क्या है? ये स्टैंडर्ड कहता है कि जी एक प्रोसीजर ऑडिटर के पास अवेलेबल है कि वो एक्सटर्नल थर्ड पार्टी को क्या भेज सकता है? कंफर्मेशन भेज सकता है, और किसी भी बैलेंस को कंफर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर को कंफर्मेशन भेज दी, सप्लायर को कंफर्मेशन भेज दी, बैंकर्स को कंफर्मेशन भेज दी कि भाई वो ये बोले कि भाई कंपनी कह रही है कि अभी बैंक में 100 मिलियन पड़ा हुआ है, आप मुझे लिख के दे दो कि क्या वाकई में 100 मिलियन पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो ऑडिटर के पास जो एविडेंस आएगा वो एक अच्छा एविडेंस तस्वीर किया जाएगा। सही? अच्छा, क्यों अच्छा तस्वीर? ये खुद चीजें भी आप लोग सोच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो स्टैंडर्ड कहता है आपसे वो ये कहता है कि जी जैसे ही आप कंफर्मेशन बना रहे, कागज का पर्चा होगा जिसमें लिखा हुआ होगा टू दी हबीब बैंक लिमिटेड। सही है, तो उस कागज के पर्चे को बनाने के लिए आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। किस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा? आपने कंफर्मेशन को डिजाइन करना पड़ेगा। आपने क्या करना पड़ेगा? उस कंफर्मेशन को डिजाइन कर। क्या मतलब कंफर्मेशन को डिजाइन करना पड़ेगा? आपको पता होना चाहिए कि सामने वाली पार्टी से आपने कौन सी इंफॉर्मेशन को आपने क्या करवाना है? कंफर्म करवाना। सही है, आपने एप्रोप्रिएट पार्टी को सेलेक्ट करना है। और एप्रोप्रिएट पार्टी कौन होगी? जो कि नॉलेजेबल पर्सन होगा। डन हो गया? समझना नहीं है, हमने सिर्फ लिखना है। ठीक हो गया? अच्छा, आप एड्रेस प्रॉपर आना चाहिए। हाँ जी, एड्रेस प्रॉपर आना चाहिए, और आपका रिटर्न एड्रेस भी आना चाहिए। हाँ जी, और आपका रिटर्न एड्रेस भी आना चाहिए। और अगर सामने वाला कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं करता तो फिर आपने क्या लेना होगा? फॉलोअप लेना। जब भी आप एक कागज का पर्चा बना रहे हैं जिसमें थर्ड पार्टी से कुछ कंफर्म कराना चाह रहे हैं, तो सर कहता है कि जी आपने उसमें कुछ किसी चीजों का ख्याल कि आप सामने वाले से क्या कंफर्म करवाना चाह रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उस कंपनी के किस बंदे से कंफर्म करवाना चाह रहे हो, बंदा नॉलेजेबल होना चाहिए। ठीक है, उसका एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, और आपका रिटर्न एड्रेस भी आना चाहिए। और अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो आपने प्रॉपर फॉलो, ये कुछ बातें करता, हम समझ नहीं रहे, हम सिर्फ जॉट डाउन कर। अच्छा, जैसे ही ये चीजें हो गई, आपने कागज का पर्चा बना लिया। लेकिन मसला ये है कि मैं तो ऑडिट कर रहा हूं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का। सही है, तो मैं कैसे किसी और बंदे को कंफर्मेशन भेज सकता हूं? भाई आज फॉर एग्जांपल आप ऐसी कंफर्मेशन बनाए और आप भेज दें किसी बैंक में कि मुझे बताओ आरिफ अली को कितने पैसे बैंक में पड़े हुए, रिप्लाई आएगा? क्यों भाई? जब तक आरिफ अली साइन नहीं करेगा, ऑथराइज नहीं करेगा बैंक को, बैंक जवाब तो नहीं देगा। तो इट मींस जैसे ही कागज का पर्चा रेडी हुआ, प्यारे बच्चों, जैसे ही कागज का पर्चा रेडी हुआ, वो कागज का पर्चा लेके गए आप किसके पास? मैनेजमेंट के पास। डन हो गया भाई? वो कागज का पर्चा आप किसके पास लेके गए? मैनेजमेंट के पास। और मैनेजमेंट से आपने कहा कि चले भाई कंफर्मेशन पे साइन करें, अपना स्टैंप लगाएं। जहां वो सामने वाला देखेगा आरिफ हबीब का स्टैंप लगा हुआ है, एकेडी का स्टैंप लगा हुआ है, नेशनल बैंक का स्टैंप लगा हुआ है, तो वो रिप्लाई, वो ये नहीं कहेगा कि कॉन्फिडेंशियल है, वो फिर मुझे रिप्लाई कर देगा। जैसे ही आप मैनेजमेंट के पास कंफर्मेशन लेके गए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि या तो मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन सेंड करने नहीं देगी, या मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन सेंड करने। डन हो गया? या तो मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन सेंड करने नहीं देगी, या मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन सेंड करने देगी। ये बात समझ आती है? अच्छा,
अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन सेंड करने दे दे तो इट मींस आपने सामने वाली पार्टी को कंफर्मेशन भेज दी। क्या होगा अगला स्टेप क्या होगा? जबरदस्त, या तो कंफर्मेशन आपको रिसीव, या तो प्यारे बच्चों कंफर्मेशन आपको रिसीव्ड होगी या कंफर्मेशन आपको रिसीव नहीं, सिंपल। अच्छा, अगर कंफर्मेशन आपको रिसीव्ड हो जाती है, अब भाई मैं कह रहा हूं, ये बंदा कह रहा है आपके पास 100 मिलियन पड़े हैं, आप बताओ 100 मिलियन पड़े नहीं पड़े, कंफर्म करो। तो अगला स्टेप क्या होगा? या तो बैलेंस मैच हो रहा होगा या बैलेंस मैच नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको कंफर्मेशन रिसीव्ड हुई है तो आपने एक और चीज देखनी होगी कि क्या कंफर्मेशन रिलायबल है या रिलायबल नहीं है। और इस चीज के ऊपर हम एक केस डिस्कस करेंगे सत्यम का। हमने क्लास में किया था और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बैंक में इतने अरबों डॉलर का फ्रॉड हुआ था, तो क्या बैंक को कंफर्मेशन नहीं भेजी होगी, क्या बैंक ने कंफर्म नहीं किया होगा? ये मसला था, ये वाला स्टेप मसला था। सुनिएगा, सही है। अच्छा, तो या तो कंफर्मेशन रिलायबल या कंफर्मेशन रिलायबल। सिंपल। कंफर्मेशन रिलायबल कब नहीं होगी? कब रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे? जब आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? इनडायरेक्टली। जबरदस्त प्यारे बच्चों, जब आपको डायरेक्टली मिली है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, आपको डाउट हो रहा है, मिली डायरेक्ट है आपको लेकिन फिर भी आपको डाउट हो रहा है कि कंफर्मेशन ओरिजिनल पार्टी से नहीं आई है, फिर डायरेक्टली मिली है उसके बावजूद आपको डाउट हो रहा है कि ये ओरिजिनल पार्टी से नहीं आई। सारे केस अभी सिर्फ जॉट डाउन करें। और तीसरा मसला क्या होगा? जब आपको कंफर्मेशन कैसे मिल रही होगी? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, फॉर एग्जांपल ईमेल, फॉर एग्जांपल फैक्स। सही है। अगर आपको ईमेल से कंफर्मेशन है तो मैं और आप आराम से बैठ के कोई भी कंफर्मेशन बना सकते, कोई भी ईमेल एड्रेस बना सकते हैं जिसके एंड में हम @स्टेट बैंक लिख सकते हैं, जिसके एंड में हम @नेशनल बैंक लिख सकते हैं, और वहां से मैं कंफर्मेशन भेजूं और ऑडिटर बोले नेशनल बैंक से कंफर्मेशन आ गई है, ऑल्दो नेशनल बैंक से कंफर्मेशन शायद नहीं आई, नहीं आई है नहीं आई पता नहीं, लेकिन क्या क्रिएट हो जाएंगे? डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे। डाउट्स क्या क्रिएट होंगे? डाउट्स ये क्रिएट होंगे कि क्या ये वाकई में ओरिजिनल, कि जब भी ईमेल से कंफर्मेशन आएगी ना उसका प्रूफ ऑफ ओरिजिन एस्टैब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जी क्या वाकई में नेशनल बैंक से कंफर्मेशन आई है कि नहीं। अच्छा, अगर ये हालात हो गए तो फिर हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? हमारे पास ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे? अगर इनडायरेक्टली है तो मैनेजमेंट को बोले भाई मुझे कंफर्मेशन कैसे चाहिए। अगर डायरेक्टली मिली है लेकिन उसके बावजूद आपको क्या क्रिएट हो रहा है, तो आप काउंटर पार्टी से क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट काउंटर पार्टी को कॉल करें और उससे पूछेंगे भाई क्या तुमने ये कंफर्मेशन भेजी है कि नहीं भेजी। सही, उधर विजिट कर लें आप। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आया हुआ है तो एक काम हम ये कर सकते हैं, इंक्रिप्शन। हम कॉल भी कर सकते हैं, हम इंक्रिप्शन टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। इंक्रिप्शन का पता है, कुछ आइडिया है? योर एंड टू एंड कन्वर्सेशन आर इंक्रिप्टेड। व्हाट्सएप अगर आप देखें तो वो चेंज नहीं हो सकता, उसका जो कंटेंट है वो चेंज नहीं हो सकता, और उसका कंटेंट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको मैसेज करूं और आपके पास ये आ रहा मुझे इन्होंने मैसेज किया, ऐसा नहीं होगी। जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है इस पे ये नहीं हो सकता। सही है। तो एक हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? इंक्रिप्शन टेक्निक्स को हम थोड़ा सा आगे जाके डन हो गया यहाँ पे। अच्छा, तो मेरे पास अगर डाउट्स क्रिएट हो गए तो मैं ये सारे काम करूंगा। अगर तो रिलायबल है, अब छेती छेती, अगर रिलायबल है मतलब डायरेक्टली आई हुई है, आपको कोई डाउट्स क्रिएट नहीं हो रहा है, अब हम जाके चेक करेंगे कि क्या बैलेंस मैच हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। या तो बैलेंस मैच हो रहा होगा या बैलेंस मैच, सिंपल। अगर तो बैलेंस मैच हो रहा है हैप्पी एंडिंग। भाई कंफर्मेशन आपने भेजी, मैनेजमेंट ने आपको भेजने भी दी, आपको मिल भी गई, रिलायबल भी है, बैलेंस भी मैच कर रहा है, तो हैप्पी एंडिंग। इट मींस यू हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। सिंपल। अगर तो जी सर, नो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, बिल्कुल अभी तो ऐसे ही लिखा है ना हमने।
अगर तो बैलेंस मैच नहीं कर रहा, हाँ जी, अगर तो बैलेंस मैच, अगर बैलेंस मैच नहीं कर रहा, अब मसला है, हाँ जी, अब क्या क्या मसले हो सकते हैं? अब सबसे बड़ा मसला ये हो सकता है कि शायद ये कोई मटेरियल, शायद कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट, शायद कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स इनइफेक्टिव हैं। याद आ रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली। तो अगर डिफरेंस आ रहा है तो इट मींस आपने नंबर सही रिकॉर्ड नहीं, इट मींस कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स क्या होंगे, वीक होंगे, इनइफेक्टिव होंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि शायद कंपनी ने, शायद, हाँ शायद, ये सारी पॉसिबिलिटीज है, शायद कंपनी ने फ्रॉड किया, सही है। तभी हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट के आगे एक वर्ड लिखते हैं, पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पॉसिबल कि अभी मेरे पास एविडेंस नहीं है, अभी डिफरेंस आ रहा है, क्या पता मैनेजमेंट उसको क्या कर दे, रिकंसाइल कर दे, सही है। फिर से कहते हैं कुछ भी नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, टाइमिंग डिफरेंस। ये भी हो सकता है ना, मिस स्टेटमेंट है, कंट्रोल्स भी ठीक है, फ्रॉड भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो कह रहा है 80 रुपए, मैं कह रहा हूँ 100 रुपए, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है। ये सारा हम पढ़ेंगे ना अभी बैठ के, क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबको? अगर तो कंफर्मेशन रिसीव नहीं होती तो आपने क्या करना है भाई, हाँ भाई, आपने फॉलो अप करना, डन हो गया। अगर तो कंफर्मेशन रिसीव नहीं होती तो आपने ऑल्टरनेटिव ऑडिट, भाई कंफर्मेशन एक मेरा प्रोसीजर था, कंफर्मेशन वो, उससे तो मुझे एविडेंस नहीं मिल पा रहा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करना, फिर हम पढ़ यहाँ तक, अभी सिर्फ एक डायग्राम है 15 यहाँ तक क्लियर है सारे। अच्छा, अगर तो मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन सेंड करने, अच्छा हमने कौन सी साइकिल पढ़ ली, मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन सेंड करने देती है, यस, या तो रिसीव होगी या रिसीव, अगर तो रिसीव नहीं होती तो फॉलो अप लें कि भाई क्यों रिसीव नहीं हुई, और उसके अलावा ऑल्टरनेटिव, अगर तो रिसीव हो जाती है तो या तो कंफर्मेशन रिलायबल होगी या कंफर्मेशन रिलायबल, कब रिलायबिलिटी पे डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे, जब इनडायरेक्टली रिसीव होगी, जब शक होगा, या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से रिसीव होगा। जब रिलायबल है तो फिर आपने चेक करना है कि बैलेंस मैच, अगर बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या पता ये गलती हो गई है मैनेजमेंट से, क्या पता ये गलती जानबूझ के की गई है, क्या पता कंपनी के इंटरनल कंट्रोल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइमिंग डिफरेंस, वो अपनी जगह सही है, बस यहाँ तक बात समझ आती है। और अगर मैच कर जाती है तो फिर हैप्पी एंडिंग, और हैप्पी एंडिंग क्या मतलब, नो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, यहाँ तक बात समझ आती है, सही है। अच्छा, अगर तो कंफर्मेशन मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन सेंड करने नहीं देती, आप गए मैनेजमेंट के पास कंफर्मेशन लेके और आपने कहा भाई कंफर्मेशन सेंड करने थे, मैनेजमेंट कहती है नहीं, मैं कंफर्मेशन सेंड करने आपको नहीं दूंगी, अब हाँ जी, अब हाँ जी, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर विड्रॉ कर दें, स्टैंडर्ड कहता है अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं देती, आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करें, क्या इंक्वायर करें, भाई क्या रीजन है, क्यों आप मुझे कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रहे। जहां आपने रीजन इंक्वायर करी, मैनेजमेंट ने आपको कोई ना कोई रीजन बताई, जहां मैनेजमेंट ने आपको रीजन बताई, उस रीजन के अगेंस्ट ऑब्टेन करें ऑडिट एविडेंस। तो मैनेजमेंट ने कोई भी रीजन बताई आपको, तो वो मैनेजमेंट सही कह रही है गलत कह रही है, उसके अगेंस्ट भी आपको क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, ऑडिट एविडेंस। यहाँ तक बात समझ आ, जहां आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा, स्टैंडर्ड कहता है अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करें, अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करें, इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड, अपने पूरे रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करें। जब आपका रिस्क असेसमेंट रिवाइज हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट आपको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ, ये वर्ड पढ़ा था आपने कभी, ये वर्ड हमने पढ़ा था, अच्छा, तो इसकी जगह फिलहाल मैं ये लिख देता हूं, इसकी जगह मैं फिलहाल ये लिख देता हूं, फर्दर, जब रिस्क असेसमेंट रिवाइज करेंगे तो उसके अगेंस्ट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। मैडम क्लियर है आप? अच्छा, यहाँ तक बात समझ आती है सबके? अच्छा, हम ये कर लेंगे, ठीक हो गया जी। और इसके आगे भी कुछ चीजें, यहाँ तक बात समझ आती है?
बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? 2 मिनट दे रहा हूं मैं, इस डायग्राम को नोट करें, छेती छेती सुकून से नोट करें और इसको देखें। रिस्क ऑफ फ्रॉड, है डाउट है कि जी ओरिजिनल पार्टी से नहीं है? रिप्लाई नहीं आया तब फॉलोअप नहीं, उसके नीचे भी है। आपने ऑडिट 2 महीने में कंप्लीट करना है, तो कंफर्मेशन डिजाइन करते हुए आप ये सोचोगे ना यार कि मैंने अगर 1 महीने तक कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आएगा तो मैंने 1 महीने बाद फॉलो किया। अभी अभी समझा कुछ नहीं है हमने, मतलब सिर्फ 15 मिनट में डायग्राम बनाई है। जी सर। हाँ जी, यार देखो 2 मिनट बाद पूछ लिया करो, उसके बाद मुझे खुद अपनी राइटिंग समझ नहीं आती। सही है ना? हाँ हाँ, कहाँ लिखा है? इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। फॉलो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा, आप अभी डबल एपी दिख रहा है, आप ये लिखो, साइड में हो जाओ। आप लोगों ने आरपी के सारे आंसर्स देख लिए? नहीं देखे तो नेक्स्ट टाइम मैं आंसर्स ना भेजूं? क्यों? जो मैंने आंसर्स बनाए, पूरा जो डॉक्यूमेंट है इसमें सारे आंसर्स आ रहे हैं, शो क्यों नहीं हो रहा? अपलोड होने के वैसे 15-20 मिनट बाद आपने फौरन किया होगा शायद, आने से पहले भी चेक किया, नहीं हो रहा तो आपने ग्रुप पे बताया था, ग्रुप पे मैसेज कर दिया करें ना उसको, तो बंदा देख लेगा उस चीज को। वो आंसर्स स्प्रिंग 21 से लेके ऑटम 11 तक जितने भी रिलेटेड पार्टी के सवाल हैं, सवाल आ रहा है उसके नीचे आंसर्स आ रहा है, सवाल आ रहा है उसके नीचे आंसर आ रहा है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्प करेगा कि जी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। सही, प्लस एक क्विज भी आ रहा है। और एक चीज सुन ले, अब से अगर क्विजेस नहीं हुए तो पोर्टल का एक्सेस खत्म। और ये ना सोचेगा कि आप क्विज करेंगे तो आपको फॉरन से एक्सेस मिल जाएगा, ये भी ना सोचेगा। जितना आपने मुझे क्विज पे रुलाया उतना मैं आपको पोर्टल पे रुलाऊंगा, वो मैं बदला लेता हूँ। सही है ना? कल मैच है, क्या लगता है हार जाएगी? कल लगा लो शायद जीत रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के नीचे लिखा हुआ है कोर्स ऑफ एक्शन और ऑडिट प्रोसीजर्स। चले जी, हो गया यार? क्या यार, कुछ भी नहीं है उसमें, ये तो खुद डायग्राम बना सकते हैं आप लोग। इसमें आयजा की मोहताजी क्यों चाहिए मुझे? लिया कर डब्बी नो से नोट हो गया। अच्छा जी, आजा। आयजा 200
है जी, क्या जिम्मेदारी है? टू ऑब्टेन विच इज दी, डन हो गया। और हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए या रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोफेशनल, पढ़ा हुआ है यार, ऐसा ना करें बच्चों, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ेगा। याद आ रहा है? नहीं यार, ऐसा ना करें, पढ़ा हुआ है यार, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं पढ़ा हुआ? पक्का 110%? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता क्या? क्वेश्चनिंग माइंड। स्केप्टिसिज्म का मतलब पता है ना, क्वेश्चनिंग माइंड, सही है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि जी एज एन ऑडिटर आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखी, जो ऑडिट एविडेंस आपको मिल रहा है ना, आपने क्रिटिकली उसको आपने असेस करना है। किस चीज को? ऑडिट एविडेंस। जो आपको ऑडिट एविडेंस मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ने कहा ये रहा सेल्स ऑर्डर आपने उठा कर रख दिया फाइल, आपने ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप कोई रिस्क आइडेंटिफाई, क्वेश्चनिंग माइंड रखोगे तो कोई ना कोई रिस्क आइडेंटिफाई कर सकोगे, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई ना कोई फ्रॉड भी आइडेंटिफाई कर सकते। ये होता है आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसके मैं एक बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल देता हूँ। जब वो एग्जांपल आप सुनेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि यार इस वर्ड से आप फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। एक कंपनी थी, उसको ठेका दिया गया किस चीज का? रोड बनाने का। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, हैदराबाद से मीरपुर खास 50-100 किलोमीटर का आप क्या करें? रोड बनाए। सही है भाई, रोड बनाना है तो पैसे कहां से आएंगे? रोड बनाएंगे तो पैसे कहां से आएंगे भाई? बैंक से। रोड बनाना है तो पैसे कहां से आएंगे? बैंक से। भाई गवर्नमेंट के पास ही पैसे, तो गवर्नमेंट खुद बना दे। ये जो कहते हैं ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, कि भाई कुछ पैसे आप लगाएं, कुछ पैसे हम लगाते हैं, फिर एक रोड बनाते हैं। तो पैसे कहां से आए? पैसे आए बैंक से। बैंक ने कितने पैसे दिए? बैंक ने दिए कोई, समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, 5 अरब रुपए। ठीक हो गया जी। और बैंक ने कहा भाई ये पैसे आपने हर साल मुझे कितने अमाउंट रिपे करनी है? कितने? 1 बिलियन। कितने साल तक? 5 साल तक। बैंक पैसे क्यों देगा चैंपियन? हाँ 6 साल तक। आप 5 अरब ले मुझसे आज, और ओवर द 6 ईयर्स आप मुझे 6 अरब दे। समझ आती है दोस्त? कमर्शियल सेंस है ना ये। अच्छा, अगर बैंक आपको पैसे देना लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, तो बैंक सिक्योर्ड होता है। क्यों सिक्योर्ड होता है? कल को वो कुछ भी करेगा, मैं प्लांट बेच दूंगा, मैं जमीन बेच दूंगा, मैं बिल्डिंग बेच दूंगा। मसला ये है, बैंक ये तो नहीं कर सकता ना कि भाई शाराय फैसल के रोड पर कोई भी गाड़ी नहीं गुजरेगी, बिकॉज कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है, और मैं रोड बेच दूंगा, मैं किसको बेचूंगा? आप समझ रहे हैं? तो ये एक मसला आ जाता है। कमर्शियल सेंस है ना, जब इंशाल्लाह आप लोग इस तरीके से जाएंगे तो इसी तरीके असेस करेंगे ना। तो बैंक ने कहा कि भाई व्हाट इफ के पहले साल तुम्हारे पास रेवेन्यू 1 बिलियन का आई ना, तो तुम तो मुझे रिपे, और ये थोड़ी आधा रोड बेच दूंगा और तुम्हें पैसे दे दूंगा, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। तो कल को अगर तुम्हारे पास इस रोड से टोल कलेक्शन, अच्छा बैंक से पैसा लिया, इस कंपनी ने क्या करा है? इस कंपनी ने रोड बनाया, रोड से टोल कलेक्शन कर रही थी, तो जैसे से पैसा आता रहता था, और एक फैसिलिटी बना के इस पुल से इतनी गाड़ियां गुजरती हैं, इस रोड से इतनी गाड़ियां गुजरती है, इतना टिकट होगा, इतना पैसा आएगा, सारे काम कर। समझ आती है यहाँ तक बात? बैंक का रिस्क क्या था? बैंक का रिस्क ये था कि भाई मेरा पैसा डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? कल को अगर टोल कलेक्शन ही नहीं हो सकी तो फिर तो रिपेमेंट। भाई देखा ना, लियारी एक्सप्रेस भी बना एक रोड, तो लोग जाते हैं ना वहां से टोल कलेक्ट करते हैं, फिर टोल जाता है। इन्वॉल्व किया गया गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, और इसको बोला गया व्हाट इफ अगर पहले साल 800 मिलियन आए, तो कंपनी मुझे कितना पे करेगी? 800। 200 मिलियन तो डिफॉल्ट हो गए।
तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा टेंशन ना ले, 200 मिलियन मैं आपको पे करूंगी, 200 मिलियन, और फिर मैं जानूं और वो कंपनी जाने, मैं उस कंपनी से रिकवर कर लूंगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबको? अब यहाँ पे सेल्स ऑर्डर तो नहीं बनेगा ना बच्चों। आप जा रहे हो, पहले आप लियारी एक्सप्रेसवे में जा रहे हैं, आप एक दिन पहले कंपनी को कह रहे हैं कि भाई मुझे लियारी एक्सप्रेसवे में जाना है, इससे जो तो सारा तो टिकट फाड़ी उसने, टिकट आपको दी, आपसे कैश लिया, गुल्लक में रखा। तो यहाँ पे जब हम रेवेन्यू वेरीफाई, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात 2012 की, 2012 की बात है, 2011 2012 की बात है। तो हम जब इसका ऑडिट कर रहे थे ना इस कंपनी का, तो रेवेन्यू वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करें? टिकट्स देखेंगे भाई, भाई आज के दिन 10 लाख रुपए आए तो 10 लाख के अगेंस्ट मुझे क्या दिखा दो, और टिकट सीक्वेंशियली नंबर्ड होनी चाहिए, टिकट्स सीक्वेंशियली नंबर्ड होनी चाहिए, और टिकट के आगे रेट वेट लिखा हुआ आना चाहिए। तो मैनेजमेंट ने हमें एक रेवेन्यू का रजिस्टर दिया, हर दिन आ रहा है, जनवरी 1 इतना पैसा कलेक्ट, जनवरी 2 इतना पैसा कलेक्ट, जनवरी 3, और हम जाके क्या करते हैं, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम रेवेन्यू रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट इनवॉइस नहीं टोल टिकट्स। सही है, तो मैंने अकेरेंस तो वेरीफाई कर ली, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस, हाँ भाई सर कंप्लीटनेस, जो टिकट्स पड़ी हुई थी स्टोर रूम में, वहां से मैं कोई टिकट सेलेक्ट करूंगा और जाके चेक करूंगा कि इसके अगेंस्ट रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिंपल। तो हम लोग गए हैदराबाद मीरपुर खास स्टोर रूम में गए, तो टिकट्स के थद्दे पड़े हुए थे। हमने उठाया एक थद्दा, हमने कहा भाई ये जो टिकट है क्या ये इसके अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है? आप गैस करेंगे हमें मिस स्टेटमेंट कितने की आइडेंटिफाई हुई, कितने की? हाँ 100 रुपए की, हमें 100 रुपए की, 100 रुपए की मिस स्टेटमेंट का मतलब मैडम, हाँ 100 रुपए की मिस स्टेटमेंट का मतलब इनसिग्निफिकेंट है, इमटेरियल है, और इसका मतलब मिस स्टेटमेंट पता कैसे चलेगी कि 100 रुपए की मिस स्टेटमेंट है? मैंने कहा भाई जो टिकट है इसके अगेंस्ट आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड, सुनिएगा सिंपल ना भाई, मुझे 10 टिकट दिखे 10-10 रुपए वाली, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं बाबा, सुनिएगा मेरी बात। हमने काउंट करा, बच्चे आए, सर ये मसला है, 100 रुपए का मसला, जाने देते हैं, क्यों नहीं? प्रोफेशनल क्वेश्चनिंग माइंड, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ क्यों नहीं? क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट, it will help the auditor to identify the risk including the risk of fraud। सुनिएगा मेरी बात, जब हमने पूरी पिक्चर देखी ना, तो हमें रियलाइज हुआ कि मैनेजमेंट जानबूझ के रेवेन्यू रिकॉर्ड, एक्चुअल रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ है वो कितना हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट जानबूझ के रिकॉर्ड कितना कर रही है, 800 मिलियन, क्यों? ताकि 200 मिलियन किसको देने पड़े? सुनिएगा मेरी बात, इतना बड़ा फ्रॉड था, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देना पड़ा। तो हमने क्या करा, तो मैनेजमेंट जानबूझ के रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करती थी, सिर्फ इस वजह से रिकॉर्ड नहीं करती बिकॉज जितना ज्यादा 1 अरब से रेवेन्यू ज्यादा होगा, या 1 है तो वो तो मुझे पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को तो कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे सारे खांचे, हमसे ये भी टोल कलेक्ट हो रहा है, हमारे टैक्सेस से इनकी जेब में भी जा रहा है, इनकी जेब में भी जा रहा है। तो ये इतना बड़ा एक स्कैंडल, और आप कह सकते हैं कि जी बट अगर मैं 100-150 रुपए देखता और मैं क्रिटिकली चीजों को असेस नहीं करता, मैं क्वेश्चनिंग माइंड नहीं रखता कि भाई रेवेन्यू क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये थोड़ी कि अच्छा जी गलती हो गई, मैनेजमेंट ने हमें क्या बोला है 100 रुपए है ना मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। हमने कहा नहीं भाई, रीजन क्या है, प्रोफेशनल क्वेश्चनिंग माइंड क्या है, ऐसा हुआ क्यों, कैसे मिस हुआ, क्या रीजन हो सकती है। और जब पूरी पिक्चर देखी तो हमें ये पूरी पिक्चर पता चली। देखिए मिस स्टेटमेंट तो है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे इट इंडिकेट्स द फ्रॉड, जी शायद कंपनी ने क्या करा होगा, फ्रॉड किया होगा। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है? तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन। क्या मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का? क्वेश्चनिंग माइंड। सवाल पूछे मैनेजमेंट से, एक्सेप्ट, जो मैनेजमेंट आपको एविडेंस दे रही है उसको एक्सेप्ट, क्रिटिकली असेस करें उसको, इससे फायदा होगा आपको, इससे आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे आप फ्रॉड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हम सारे? डन हो गया? दूसरी चीज स्टैंडर्ड कहता है
ये हो गया हमारा प्रोफेशनल का प्रिसिजन। दूसरी चीज स्टैंडर्ड कहता है कि जी रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए या हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए आपका इंडिपेंडेंट होना जरूरी। ये कोड ऑफ एथिक्स FR2 में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। अगर मैं कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ, मेरे उसके पास शेयर्स हैं, तो कभी भी मैं हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता हूँ, कभी भी मैं लॉस रिकॉर्ड करवाऊंगा उसको, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा अपना नुकसान हो जाएगा। सही है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंडिपेंडेंस। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट। ये पढ़ा हुआ है हमने शायद 2 वर्ड्स नहीं देखे होंगे, बाकी ये तो देखा। तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए प्यारे बच्चों आपको इन 3 चीजों से कंप्लाई करना पड़ेगा। सफिशिएंट क्या होता था प्यारे बच्चों? क्वांटिटी। एप्रोप्रिएट क्या होता था? जबरदस्त। क्वालिटी में क्या था? रिलायबल क्या था? थर्ड पार्टी, रिटर्न फॉर्म, और ऑडिट एविडेंस मेरे पास क्या थे? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? एक्सटर्नल। समझ आती है भाई यहाँ पे? और हमने ये पढ़ा था कि भाई इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड sufficient appropriate auditor. Inquiry alone cannot provide, तो पता है ना हमें यार, अगर आपको हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए तो ऐसे नहीं था मैनेजर से पूछो, यहाँ पे रेवेन्यू सही रिकॉर्ड में, उसने कहा सही रिकॉर्ड में, आपने कहा ये लो रिपोर्ट। ऐसा ऑडिट नहीं हो सकता। अगर आपको हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए तो फिर आप सिर्फ इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, फिर 200, 500, फिर हमने पढ़ा आइजा, और हमने कहा कि भाई आपने क्या करना पड़ेगा? आपने ऑब्टेन करनी पड़ेगी। क्या ऑब्टेन करनी पड़ेगी? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स। क्यों? ताकि आप क्या कर सको? रिस्क आइडेंटिफाई कर सको और असेस कर सको। ऐसा ही है प्यारे बच्चों। और रिस्क आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए आपको कोई ना कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करना। तो सर ये सारा काम कौन से फेज में होता है? प्लानिंग। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस फेज में ऑडिट कर रहे हैं और अगर आपको कोई न्यू इंफॉर्मेशन मिल जाए तो स्टैंडर्ड आपको एक और कॉन्सेप्ट कहता है, और क्या कहता है कि जी आप अपने रिस्क असेसमेंट को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? रिवाइज कर सकते हैं। पढ़ा हुआ है हमने? आप अपने रिस्क असेसमेंट को क्या कर सकते हैं? और क्या मतलब अपने रिस्क असेसमेंट रिवाइज करने का मतलब कि जब आपका रिस्क असेसमेंट रिवाइज हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने। तो ये बात समझ आती है। जब 315 हो गया तो उसके बाद मैं कौन से फेज में आ जाता हूँ? 500, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं यहीं पे लिख दिया। सही है। 500 में इसी रिस्क के अगेंस्ट में क्या करूंगा? प्रोसेस परफॉर्म। जब प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, क्यों प्रोसेस परफॉर्म करूंगा? ताकि मुझे क्या मिल जाए? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ताकि मुझे क्या मिल जाए प्यारे बच्चों? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। या तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होगा। अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको ऑब्टेन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है देयर माइट बी अ स्कोप लिमिटेशन जो कि इम्पोज्ड बाय दी, जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ। ऐसा ही है प्यारे बच्चों। अगर इसका इंपैक्ट मटेरियल है, मटेरियल प्लस परवेसिव है, डिस्क्लेमर। और अगर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है तो क्या कोई मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई हुई? या तो मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई हुई होगी या मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई। अगर तो मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई नहीं हुई तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन, हैप्पी एंडिंग। अगर मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई तो क्या ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेसिव है। ये हमने कुछ चीजें प्यारे बच्चों पढ़ी हुई। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेरी बात सुनिए, समझ आ रही है कुछ चीजें? लेफ्ट बोर्ड और राइट बोर्ड कुछ समझ आ रहा है प्यारे बच्चों आप लोगों को? देखते रहे दोनों बोर्ड्स को।
तो डायग्राम बनाइए, उसमें लिखें कौन कौन सी चीज कहाँ से लिंक हो रही है, सबका आंसर चेक करना है मैंने। डायग्राम बनाने का शौक था ना आपको, ये नोट करने का शौक था ना आपको, हो गया ना नोट। अब इसके आगे लिखे कौन सी चीज कहाँ कहाँ से आ रही है, 2 मिनट आपके पास। हाँ, डायग्राम अगर आपने ब्लैक, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन अगर आपने ब्लैक पेन से डायग्राम बनाइए तो ब्लू पेन से या रेड पेन यूज करिएगा, ताकि उसकी लॉजिक और लिंकिंग वहां पे आप लिख सकें, आइजाज के नाम वहां लिख सकें। तो करें आप काम जल्दी से, सबने करना है, दिमाग लगाए थोड़ा, फिर आपने मुझे पढ़ाना है। मेरे अब रजिस्टर बंद, सब सारे रजिस्टर बंद। अब मेरी बात सुनिएगा, सही है, सुकून से सुनिएगा। और देखें, मैं अभी भी आपको बताऊं, वो जो लिखा हुआ है ना वो 90% स्टैंडर्ड है। वो आपका स्टैंडर्ड क्या हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, छोड़ दो उसे। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनना है। अब मैं आपको एक चीज आगे जाके आपको पता चलता रहेगा, एक चीज जो पेपर में सबसे ज्यादा काम आएगी ना, क्या काम आएगी? नहीं, ड्राफ्टिंग नहीं, लिंकिंग नहीं, लॉजिक नहीं। एक चीज मैं आपसे हल्फन ये कह सकता हूँ, एक चीज जो सबसे ज्यादा काम आएगी ना, वो मेरी आवाज आपको काम। मैं आपको पेपर में सिर्फ मेरी आवाजें सुनाई दे रही होंगी और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और जिसने मेरी आवाज अच्छे से सुन ली, फील करके सुन ली, उसका इंशाल्लाह पेपर पास हो। मैं आपसे बहुत हल्फन ये बात कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, सुकून से सुनिएगा, सुनिएगा सुकून से। आइजा 505 आया, एक्सटर्नल, सुनिएगा, इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं आया। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का पहली बार जो वर्ड यूज हुआ है वो आइजा 500 में हुआ, कि भाई ये एक तरीका है जिससे आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। सुनिएगा सुकून से, 15-20 मिनट मेरी बात सुनिए, सही। इसके ऊपर आइजा 500 में गाइडेंस दे दी कि भाई इंक्वायरी का मतलब है आपने मैनेजमेंट से ये इंक्वायरी कर ली, ये इंक्वायरी कर ली, ये इंक्वायरी कर ली, ये इंक्वायरी कर ली, लेकिन इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट। ऑब्जर्वेशन के ऊपर इसने आपको अलग से कोई आइजा नहीं बनाया, सिर्फ एग्जांपल दे दी कि भाई आप फिक्स एसेट को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप इन्वेंटरी को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप मैनेजमेंट के प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हो। इंस्पेक्शन के ऊपर उसने कहा फिक्स एसेट को कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, सिर्फ एग्जांपल्स दी, अलग से कोई आइजा नहीं बनाया। रीकैलकुलेशन 2 × 2 4 होता है, उसके ऊपर कोई आइजा नहीं आएगा यार, उधर ही बता देगा भाई आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्या कर सकते हो, आप क्वांटिटी और रेट को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, आप फीफो मेथड की रीकैलकुलेशन कर सकते हो कि क्या उसने फीफो मेथड सही अप्लाई, समझ रहे, अलग से कोई गाइडेंस नहीं है। इसके ऊपर एक गाइडेंस है। 500 खत्म हुआ, अगला ऐसा कौन सा आ गया, मेरे अल्फाज पे गौर करिएगा। और बड़ी उसने है ना, जो एक एक वर्ड है ना, सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक इस पूरे आइजा में एक स्टेटमेंट है। सुनिए वो स्टेटमेंट बताऊंगा मैं आपको। आइजा ने क्या बोला, आइजा ने बोला एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक बेहतरीन किस्म का ऑडिट प्रोसीजर है। ट्रू और फॉल्स? क्यों? हाँ, ये रिलायबल है। क्यों क्यों रिलायबल है? थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म, तो जो रिलायबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी कंफर्मेशन के अंदर मौजूद है। तो इससे बेहतरीन ऑडिट एविडेंस कोई नहीं हो सकता कि थर्ड पार्टी आपको कंफर्म करके दे रही कि हाँ 100 मिलियन है, 200 मिलियन है, 300 मिलियन है। मैडम यहाँ पे सुनते रहिएगा, यहाँ तक बात समझ आ रही है?
तो स्टैंडर्ड का इससे बेहतरीन तो ऑडिट एविडेंस है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर सारी, भाई अगर आप कंपनी का जीडीएन देखें तो रिटर्न फॉर्म है, ओरिजिनल भी है, डायरेक्टली भी कह लें, थर्ड पार्टी नहीं है। कंफर्मेशन तो एक ऐसी चीज है जो इसमें चारों चारों कैरेक्टरिस्टिक शामिल है, इसकी बड़ा रिलायबल ऑडिट एविडेंस है। हमने कहा जबरदस्त, तो हमने कहा फिर बता दो कंफर्मेशन भेजनी है, हम भेज देंगे। तो फिर ये इतना इतना ऐसे लिखने की क्या जरूरत थी? सुनिएगा मेरी बात, उसने वर्ड क्या यूज किया, स्टेटमेंट क्या, उसने कहा टू यूज external confirmation procedure in such a way to obtain relevant and reliable audit evidence. एक्सटर्नल कंफर्मेशन से आपको रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा अनलेस जिस तरह मैं चाह रहा हूं उस तरह आप यूज कर लें, और पूरी गाइडेंस यूसेज के ऊपर है। टू यूज एक्सटर्नल कंफर्मेशन इन सच अ वे सो दैट ऑडिटर कैन ऑब्टेन, जो इसका अल्टीमेट फायदा है कंफर्मेशन का, जो हम बातें डिस्कस कर रहे हैं उसको आपने यूज भी ऐसे करना है ताकि आपको रेलेवेंट है। ये अल्फाज पे गौर करिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। टू यूज एक्सटर्नल कंफर्मेशन in such a way to obtain relevant and reliable audit evidence. सुनिएगा मेरी बात, क्या कंफर्मेशन एक निहायत ही रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आया डिजाइन में? सबसे पहली बात उसने क्या बोली, मैं कंपनी हूं, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूं, मैं कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, यूसुफ आदिल इस कंपनी का ऑडिट कर रहा है, सही है, और इस कंपनी का फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, ठीक है। यूसुफ आदिल ने किसको कंफर्मेशन भेजी? कस्टमर का नाम क्या है? लेट्स से कस्टमर फॉर एग्जांपल नाम। मुझे कंफर्म क्या कराना था? मुझे कंफर्म कराना था अकाउंट, लेकिन इस कस्टमर से 2-3 बैलेंसेस आ रहे थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आ रहा होगा, कोई ना कोई उसने 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 लेट पेमेंट करी होगी, तो किसी ना किसी किस्म का एलपीएस, लेट पेमेंट सरचार्ज, पेनल्टीज ये भी आ रही होंगी। इसका कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको पता हो कि आपने इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म, आप ये कंफर्म करवाना चाह रहे हो, उसने आपको क्या कंफर्म करके दे दिया? ये करके दे दिया। ऑल्दो थर्ड पार्टी है, डायरेक्टली है, रिटर्न फॉर्म में है, लेकिन रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस नहीं है, बिकॉज जिस पर्पस के लिए आपने यूज किया था वो पर्पस तो अचीव, ऑल्दो कंफर्मेशन है, थर्ड पार्टी है, डायरेक्टली है। अच्छा सुनिएगा, मुझे कंफर्म क्या करवाना है, और मैंने कंफर्मेशन भेज किसको दी? लीगल डिपार्टमेंट को, और लीगल डिपार्टमेंट ने रिप्लाई भी कर दिया, और मेरे पास कंफर्मेशन आ भी गई, थर्ड पार्टी, डायरेक्टली, रिटर्न फॉर्म, लेकिन रिलायबल नहीं है। क्यों रिलायबल नहीं है? क्योंकि जो थर्ड पार्टी है कहता है आपने कंफर्मेशन को यूज ऐसे करना है, कैसे यूज करना है कि जो थर्ड पार्टी है ये क्या होनी चाहिए? ये नॉलेजेबल होनी चाहिए। ये जो थर्ड पार्टी है प्यारे बच्चों, ये क्या होनी चाहिए? ये नॉलेजेबल होनी चाहिए, थर्ड पार्टी नॉलेजेबल। मैं लिख दूं थर्ड पार्टी यहाँ पे, और थर्ड पार्टी का वर्ड कहां से आया? 500, ऐसा 500 डन हो गया। उसके बाद उसका प्रॉपर एड्रेस आना चाहिए। सुनिएगा मेरी बात को, आपने सिल्क बैंक की कंफर्मेशन नेशनल बैंक में भेज दी, एड्रेस गलत डाल दिया आपने सिल्क बैंक की कंफर्मेशन, और नेशनल बैंक भी चैंपियन, उन्होंने रिप्लाई भी कर दिया, और रिप्लाई आ भी गया आपको, तो अगेन थर्ड पार्टी से आया है, डायरेक्टली आया है, लेकिन एड्रेस क्या होना चाहिए आपका? आपका एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका क्या आना चाहिए? क्यों रिटर्न एड्रेस क्यों आना चाहिए? ताकि कंफर्मेशन आपके पास डायरेक्टली है। जब ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है प्यारे बच्चों, जब ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है तो आपने यूज भी ऐसे करना है ताकि कैरेक्टर्स, देखिए ये कहना आसान है कंफर्मेशन और इसमें सिमिलैरिटी है, लेकिन कंफर्मेशन को यूज ऐसे करना है ताकि सिमिलैरिटीज हम अचीव कर सकें। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो आपने जब कंफर्मेशन डिजाइन करेंगे और आपने फॉर एग्जांपल किसी बैंक से कंफर्मेशन कंफर्म करानी है, तो आप उस बैंक के ट्रेजरी डिपार्टमेंट को कंफर्मेशन भेजेंगे, हेड ऑफ लीगल डिपार्टमेंट को नहीं भेजेंगे। चपरासी कंफर्म करके दे दे, एक पियोन फाइनेंस का चपरासी वो कंफर्म करके दे रहा है, थर्ड पार्टी है, डायरेक्टली है, रिटर्न फॉर्म है, ओरिजिनल है, रिलायबल नहीं है आपके लिए।
जो बंदा आपको कंफर्म करे वो नॉलेजेबल होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है आपके? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा सुनिएगा मेरी बात, ये कुछ समझ आ रहा है? हम बहुत पढ़ेंगे इसको, कुछ कुछ समझ आ रही है अब चीजें, तो पहले जॉट डाउन करी थी, अब थोड़ा सा इसको आइजा 500 आपसे ये कहता है कि रिलायबल ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, तो फिर प्रोसीजर भी आप ऐसे परफॉर्म करें ना कि रिलायबल हो। फिर अपना भी एड्रेस लिखे, उसका भी एड्रेस लिखे, जिसको एड्रेस कर रहे हैं वो नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए। बनाए सारा डॉक्यूमेंट, आप मैनेजमेंट के पास गए कि भाई क्या करें, इस पे साइन करें और मैंने कंफर्मेशन भेज दी है। या तो मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने देगी या मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने, अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने दे देती तो या तो कंफर्मेशन आपकी रिसीव होगी या कंफर्मेशन आपकी रिसीव, अगर तो रिसीव नहीं होती तो हमने क्या करना था, फॉलो अप क्यों करेंगे बताऊंगा थोड़ी देर में, सही। अच्छा अगर तो आपको कंफर्मेशन रिसीव हो जाती है, स्टैंडर्ड क्या आपसे ये रहा है कि टू यूज एक्सटर्नल कंफर्मेशन इन सच अ वे टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल। तो अगर आपको कंफर्मेशन रिसीव्ड होती है तो आपने ये चेक करना है कि क्या ये कंफर्मेशन रिलायबल है भी या कंफर्मेशन रिलायबल नहीं। अच्छा भाई कब रिलायबल नहीं होगी, रिलायबल होती कब है, जब, तो जब इनडायरेक्टली आपको रिसीव होगी तो इसका मतलब, जब डायरेक्टली ही आपको रिसीव हुई है लेकिन आपको क्या क्रिएट हो रहा है, डाउट्स क्रिएट हो रहा है। जब आपको डाउट्स क्रिएट हो रहा है इसका मतलब, अच्छा मैं, ऐसी चीजें वैसे प्रैक्टिकली बड़ी कम होती है, सही है, बहुत कम होती है। एक एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, एक यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी उसका ऑडिट कर रहे थे, तो उसको ऑडिट कर रहे थे तो उस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ना, आपके लिए तो खैर अजीब अजीब ये वर्ड होगा, यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ना सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होता है, हालांकि एज कम्पेयर टू हमारे से वो ज्यादा इंसान के बच्चे होते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या जमा कराना होता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया, तो हमारे पास जब हम ऑडिट कर रहे थे तो हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट का ठीक ठाक मिलियंस में अमाउंट आ रहा था, हर बच्चे से 20-25 हज़ार रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था। तो बच्चे इंसान के बच्चे थे, मतलब ये नहीं थे कि तोड़ फोड़ करेंगे, कैमरे ले जाएंगे, माइक ले जाएंगे, ऐसा नहीं था, सही, इंसान के बच्चे थे। तो फिर तो हमने कहा भैया इसको कंफर्म, तो हमने कहा भैया हम बच्चों को क्या भेजते हैं, हमने बच्चों को कंफर्मेशन भेजी, बच्चों को कंफर्मेशन भेजी, तो हमारी फॉर्म का प्रोसेस है, तो जब भी कंफर्मेशन आती है ना तो रेलेवेंट मैनेजर डायरेक्टर के पास वो कंफर्मेशन, मेरे पास वो कंफर्मेशन है, मेरे पास वो कंफर्मेशन आई, तो नॉर्मली हफ्ते में 2-3 कंफर्मेशन आ जाती थी किसी भी क्लाइंट से, एक दिन में 1-2 कंफर्म, मेरे को 20 कंफर्मेशन आई और 20 की बस उसी क्लाइंट की। ये कैसे हो सकता है कि सारा बच्चा एक ही वक्त में एक ही टाइम पे मुझे डायरेक्टली रिसीव हुई है, मेरी ऑफिस में रिसीव हुई है, लेकिन मुझे क्या हो रहा है, डाउट क्रिएट हो रहा है कि नहीं यार आई तो थर्ड पार्टी से डायरेक्टली है, रिटर्न फॉर्म है, और लेकिन इसके बावजूद मुझे क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि 20 की 20 कंफर्मेशन, यार मुझे बच्चा मैंने 20 ही भेजी, 20 की 20 एक ही टाइम पे आ गई। तो फिर हमने और क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, हमने सारी कंफर्मेशन का पैन चेक करा, पैन भी सेम था, पैन भी सेम था। क्या होता है पैन भी सेम था, मतलब वही ब्लू पेन से, ये कैसे हो सकता है कि होता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, यार 20 में किसी ने तो ब्लैक यूज किया होगा, किसी ने रेड यूज किया होगा, सही है, और फॉन्ट भी और उसका इंक भी एग्जैक्टली सेम। हम गए मैनेजर के पास, मैंने कहा भाई क्या सीन है, जैसे प्रिंसिपल ने बच्चों को बुलाया था, सामने कंफर्मेशन रखवाई है, उससे साइन करवाई और फिर टीसीएस करवाई। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब ये बच्चे ने इंडिपेंडेंटली कंफर्मेशन मुझे, हमारी रिलायबिलिटी पे डाउट्स क्रिएट हुए। आप समझ रहे हैं इस चीज को, तो कंफर्मेशन में आपको मिली डायरेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या क्रिएट हो रहा है, डाउट क्रिएट हो रहा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, जब भी कंफर्मेशन आपको ईमेल से मिलेगी, फैक्स, फैक्स से आपको कंफर्मेशन आ गई, क्या मसला है, क्यों रिलायबल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, पता है ना मैं फैक्स का सीन यार, क्यों, हम आप ऑडिट फॉर्म में जाएंगे ना तो वो रिपोर्ट साइन होती थी ना, तो हमें क्लाइंट डिलीवर करने जाना होता था रिपोर्ट को, तो एक बच्चे ने ऐसे बोल दिया कि यार अजीब इतनी बड़ी फर्म है, बच्चे भेजते हैं कंफर्म उसके लिए फैक्स करते हैं, फैक्स कर सकते हैं, क्यों, ओरिजिनल ओरिजिनल रिपोर्ट उसके पास नहीं जाएगी। तो फैक्स का सबसे बड़ा मसला क्या है, थर्ड पार्टी चले, लेकिन अच्छा तो यह बात हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में सबसे बड़ा मसला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का सबसे बड़ा मसला यह है कि प्रूफ ऑफ
प्रूफ ऑफ ओरिजिन एंड अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना मुश्किल है भाई। फैक्स चपरासी ने तो नहीं कर दिया, फैक्स कहीं चपरासी ने तो नहीं कर दिया, प्रूफ ऑफ ओरिजिन को एस्टेब्लिश करना पड़ा। अच्छा, अगर इनडायरेक्ट रिसीव हुई तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आप मैनेजमेंट से बोलोगे भाई मुझे कंफर्मेशन क्या चाहिए डायरेक्टली। अगर आपको डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं तो आप काउंटर पार्टी से क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो। इनक्रिप्शन हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, अगर कंफर्मेशन रिसीव्ड हो गई आपको, आपने क्या चेक करना है कि क्या वो, आपको याद है सत्यम का केस 1.04 बिलियन डॉलर का फ्रॉड, क्या मसला था पता है? ये भी सही था, कंफर्मेशन भेजने भी दी थी, कंफर्मेशन रिसीव भी हुई थी, लेकिन कंफर्मेशन रिलायबल नहीं थी। क्यों रिलायबल नहीं थी? बिकॉज फर्ग्यूसन के पास डायरेक्टली वो कंफर्मेशन रिसीव नहीं हुई थी, वो मैनेजमेंट ने उसको प्रोवाइड कर, और यहाँ वो फंसे थे बैठ। और अगर तो कंफर्मेशन डायरेक्टली रिसीव, अच्छा फर्ग्यूसन ने क्या बोला था पता है? Our responsibility is to obtain reasonable assurance, which is the, but not the absolute, because there are SECI जो था, Securities and Exchange Commission of India, उसने क्या बोला था पता है? As per ISA 505, you have to use the confirmation in such a way to obtain relevant and, it means आपने ISA के हिसाब से ऑडिट नहीं किया तभी आप गिल्टी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे एरर फ्रॉड मिस हो गया तो आप बोलते हैं मेरे से एरर लिमिटेशन। जी सर, सॉरी नहीं, फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं था पीडब्ल्यूसी इंडिया। गलती इंसान से हो जाती है यार, मैं कैसे बताऊं कि इससे क्यों गलती हुई? इंडिया में बैठा हुआ एक बच्चा जिसने काम किया होगा उसके ऊपर, उसने कम्युनिकेट किया होगा, नहीं किया होगा, वो एक ऐप में रट्टा लगाया होगा, उसको पता ही नहीं होगा कंफर्मेशन होता क्या है। सही है क्या यहाँ तक बात समझ? जी सर, ऑडिट फर्म का बिल्कुल ऑडिट होता है, तुम्हारी सोच है कैसे ऑडिट होता है, और टांगे छत से लग जाती है। तुम्हें तुझे पता है, एक बात बता रहा हूँ तुझे, नहीं आ जा, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको पता है हमारा ऑडिट क्या होता है, किस तरीके से ऑडिट होता है, और कौन कौन ऑडिट करता है हमारा? डेलॉयट ग्लोबल, बिकॉज हम अभी भी उनके साथ एसोसिएटेड है ना, हम उसका ICF नाम यूज करते हैं, तो वो हर साल आता है और हमारी फाइल सेलेक्ट करता है, कोई भी फाइल सेलेक्ट करेगा, पार्टनर वाइज करेगा लोग, और जिस पार्टनर की फाइल सेलेक्ट कर ली ना उसने, और वो पार्टनर की फाइल ठीक नहीं, पार्टनर उड़ गया, उड़ने का मतलब समझता है क्या गया मतलब? अब वो किसी भी लिस्टेड क्लाइंट का ऑडिट नहीं कर सकता, और जितने भी डिलॉयट रेफर्ड क्लाइंट है उसका ऑडिट नहीं कर सकता। सुनना दोस्त, KPMG वाला जो सीन हुआ था उसके पार्टनर पे बैन लगाया था कि आप 5 साल तक किसी लिस्टेड क्लाइंट का ऑडिट, पार्टनर कैसे बना होगा यार? सोचे था उसने 15-18 साल लगाए होंगे इस प्रोफेशन में, सही है, और उसके बाद जाके वो पार्टनर बना होगा बिग 4 का, बिग 10 का। जब पार्टनर बना होगा और उसका ऑडिट हुआ और उसका ऑडिट में ये कंक्लूड हो गया कि जो फाइल सही नहीं है, फाइल का ऑडिट आपने आइजा के हिसाब से नहीं किया, तो हमारा जो ऑडिट होता है वो हम जिससे एफिलिएट होते हैं वो भी करता है, हमारा ऑडिट ICAP भी करता है, और हमारा ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड भी करता है, AOB का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्लस इसके अलावा हमारा ऑडिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SEC भी करता है, बिकॉज अकाउंट्स इनके पास सबमिट होते हैं। जब इनके पास अकाउंट सबमिट होते हैं, मैं एक फर्म का बता रहा हूँ, बिग 4 फर्म का सीन सुना रहा हूँ। एक कंपनी का उन्होंने ऑडिट किया, 16 का ऑडिट कर रहे थे, 15 का भी ऑडिट उन्होंने किया था, 16 टॉप की फर्म, 15 का भी ऑडिट उन्होंने किया था, 16 का जब ऑडिट किया ना उन्होंने, तो उन्होंने कहा अकाउंट्स आर रीस्टेट कर दिया अकाउंट्स को, मतलब पिछले साल क्या थी गलतियां थी, गलतियां कितनी थी, तो उन्होंने कंपनी ने रिपोर्ट किया था 20 रुपए का EPS, और वो रीस्टेट आके हो गया था 20 पैसे पे, 20 रुपए का EPS रिपोर्ट किया हुआ था, कितने पे आ गया था EPS? 20 पैसे। तो उन्होंने तो रीस्टेट करा आगे सीट के हिसाब से, अकाउंट सबमिट करवाया SEC को, SEC ने अकाउंट्स देखे, SEC ने कहा ये क्या तमाशा, इतनी बड़े एरर्स थे, तो फिर आपने पिछले साल का ऑडिट, और फिर SEC ने शो कॉज नोटिस इशू करा उसको, पार्टनर को इशू करा, 6-8 महीने चलता रहा, वो यहाँ से ये कह रहा है इनहेरेंट लिमिटेशन, वो वहां से कह रहा है कि जी हमारी जिम्मेदारी, आइजा की जिम्मेदारी, और 6-8 महीने मसला चलता रहा, और फिर कंक्लूड हुआ ये कि पार्टनर ने ऑडिट सही परफॉर्म
इसका पूरा नाम क्या पता है? स्कोप ऑफ द ऑडिट एंड टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आईएसओ। यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो हमारा ऑडिट बिल्कुल होता है, सही है। अच्छा जी सर बोले। नहीं मेरे दोस्त, जो ऑडिट होता भी है ना, वो ऐसा नहीं है कि आज मैंने रिपोर्ट साइन करी तो वहां से गोरा आएगा और कहेगा दिखाओ कैसे ऑडिट किया, ऐसा नहीं होता ना। हर साल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, इस तरीके से जिस पार्टनर ने ऑडिट किया होगा उसका क्या पता उस पार्टनर की फाइल पिछले साल में सेलेक्ट हो गई होगी, तो अगले 2-3 साल उसका नाम सेलेक्ट नहीं होगा, या क्लाइंट सेलेक्ट, हजारों क्लाइंट है ना, हजारों क्लाइंट ऑडिट थोड़ी होता है, सैंपल बेसिस पर ऑडिट होता है, क्या पता क्लाइंट सेलेक्ट ना हो। ये सारी पॉसिबिलिटीज होती है। डन हो गया भाई? अच्छा तो क्या होना चाहिए? तो या तो रिलायबल होगी या रिलायबल, बस फर्ग्यूसन ने इसको स्किप कर दिया। फर्ग्यूसन अगर ये कह देता ना ये डायरेक्टली चाहिए तो बच्चा, बस ये एक गलती हुई थी फर्ग्यूसन से। रिलायबल है? हाँ जी रिलायबल है। क्या कंफर्मेशन मैच कर रही है? हाँ जी मैच। अगर कंफर्मेशन मैच नहीं कर रही इट मींस, भाई आप कह रहे हो 100 मिलियन, सामने वाला क्या कह रहा है 80 मिलियन, इट मींस 20 मिलियन की शायद कोई मिस स्टेटमेंट हो सकती है, या शायद पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है। प्लस भाई आपके कंट्रोल सही नहीं है, एक कैश पैसा रिसीव हुआ था आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इट मींस इंटरनल कंट्रोल। ये भी हो सकता है कि आपने शायद क्या करा, फ्रॉड किया। मेरी बात सुनिएगा सारी, सुकून से सुनिएगा। सत्यम पीडब्ल्यूसी ऑडिट कर रहे हैं, अगर तो कंफर्मेशन रिसीव्ड हो जाती, कैसे? डायरेक्टली, तो भाई जाहिर सी बात है जीएल में बैलेंस आ रहा होता 1.04 बिलियन डॉलर, और कंफर्मेशन एज पर कंफर्मेशन कितना आ रहा होता, कितना आ रहा होता 200 मिलियन डॉलर। डिफरेंस आ गया? क्या कंफर्म मैच कर रही है? रिलायबल है, कंफर्म मैच कर रही है, इट मींस ये कोई मिस स्टेटमेंट हो सकती है, ये पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल इनफेक्टिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शायद फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड कैसे हुआ होगा? फिक्टिशियस रेवेन्यू रिकॉर्ड किया होगा, सेल्स हुई नहीं है। भाई देखे ना क्या एंट्री किया, अगर मैंने आपको बताया था ना सकारा क्या था, सेल्स क्रेडिट करा था, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया था, फिर अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया था बैंक। तो क्या ये पैसा एग्जिस्ट करता है? तो इसमें जो फिक्टिशियस रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था, फ्रॉड रिकॉर्ड किया था, तो इट मे इंडिकेट कि जी कंपनी ने क्या करा हुआ है, फ्रॉड किया। प्लस ना ये मिस स्टेटमेंट है, ना कंट्रोल वीक है, ना ये फ्रॉड है, बल्कि क्या है, ये वही टाइमिंग डिफरेंस है जो आप लोग IAFR1 में बैंक रिकॉर्ड बनाते थे। क्या बनाते थे? जल्दी से बता दे, जल्दी बता दे कैसे बनाते थे, जल्दी बताइए कैसे बनाते थे। हर महीने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, कितना रुपए? 100 रुपए। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना रुपए? 80 रुपए या 120 रुपए लेट्स से। तो डिफरेंस है, लेकिन ये कौन से डिफरेंसेस है? टाइमिंग डिफरेंस मिस स्टेटमेंट नहीं कहलाती। क्यों नहीं कहलाती? बिकॉज फॉर एग्जांपल 100 रुपए बैलेंस है आपने, और आप ये बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं कौन सी तारीख की? आपने 20 रुपए का चेक 31 दिसंबर को कहां जमा करा दिया? बैंक में जमा कराया। तो आपने जैसे 31 दिसंबर को बैंक में जमा कराया, आपने एक एंट्री बनाई बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, चेक जमा कराया ना, तो जो कस्टमर से पैसा आया होगा तो आपने अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। क्या बैंक में चेक क्लियर हो गया? तो बैंक में चेक क्लियर नहीं हुआ तो बैंक ने तो आपका अकाउंट बैलेंस अभी तक नहीं बढ़ाया, इट मींस अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये कौन से डिफरेंसेस होते हैं प्यारे बच्चों? ये टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं। इसके ऊपर हम मतलब पढ़ना एक एक वर्ड को देखना, क्लियर हो गया? अच्छा ये समझ आता है बच्चों? ये चीज समझ आती है? ये वर्ड समझ आता है? इसको अभी डिस्कस नहीं किया। अब किस पे आ गया? अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने, दोस्त यहाँ देख ले यार, अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने, आपने क्या करना है? मैनेजमेंट से रीजन इंक्वायर करना। जब रीजन इंक्वायर करेंगे तो फिर उस रीजन के अगेंस्ट आपने क्या ऑब्टेन करना है? ऑडिट एविडेंस। जब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा? रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा, और जब रिस्क असेसमेंट रिवाइज करेंगे तो उसके अगेंस्ट आप फर्दर ऑडिट इंक्वायर क्यों करेंगे? बिकॉज आईजा 200 कहता है आपने क्या मेंटेन करना है, और जहां आपने इंक्वायरी करी तो आईजा 500 कहता है इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड। इट मींस जो उसने बोला है ओरली, उसके अगेंस्ट आपने क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा?
ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर। आपके पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई तो 315 कहता है तुम परफॉर्मेंस फेज में, और तुम्हारे पास क्या आ चुकी है, एक न्यू इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, और उस रिस्क के अगेंस्ट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है आपको? सुनिएगा मेरी बात को। अगर आपको लगता है ना मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही, और आपको लगता है कि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएगा? अगर इसका इंपैक्ट मटेरियल है तो, और मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। क्या यहाँ तक बात आपके प्यारे बच्चों समझ आती है? इस आइजा को अगर आप गौर से अब देखेंगे ना प्यारे बच्चों, ये डिजाइन के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये सारे आइजा 500 हैं। सिर्फ एक चीज इंश्योर करवा रहा है। क्या चीज इंश्योर करवा रहा है? रिलायबिलिटी। अगर आपने कंफर्मेशन भेज दी और आपको रिसीव्ड हो गई, ये जितनी भी चीजें प्यारे बच्चों, ये कहां से आई है? आइजा 500 से। तो यहाँ तक बात समझ आती है आपके बच्चों? के यहाँ तक बात समझ आती है? अगर तो कंफर्मेशन मैनेजमेंट आपको भेजने नहीं दे रही, तो आपके पास आइजा 200 भी ट्रिगर हो रहा है, आपके पास 315 भी ट्रिगर हो रहा है, और आपके पास 705 भी ट्रिगर हो रहा है। यहाँ तक बात समझ आती है? आप इसको नोट करें। सिर्फ एक चीज है स्टैंडर्ड, पूरा स्टैंडर्ड सिर्फ एक लाइन पे बना हुआ। लाइन क्या है वो? यूज कंफर्मेशन इन सच अ वे टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट। सिर्फ ये, जिसको ये वर्ड, कंफर्मेशन भेजने का आसान प्रोसेस है, वो उसके ऊपर गाइडेंस नहीं दे रहा आपको। वो कह रहा है आपने कंफर्मेशन को अगर आपको लगता है कंफर्मेशन के कितने फायदे, तो फिर उसको यूज इस तरीके से करें कि वो फायदे सारे के सारे अचीव हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आती है? जल्दी से वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 58। प्यारे बच्चों सब आगे पेज नंबर 58 पे। आइजा 505 एक्सटर्नल, आइजा 5, चलो जल्दी आ जाओ बच्चों। आइजा 500 में पहली बार वर्ड यूज हुआ है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, और फौरन से अगला आइजा आया जिसमें उसने एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर गाइडेंस दी। स्कोप क्या है स्टैंडर्ड का? ऑडिटर यूज ऑफ टू ऑब्टेन ऑडिट। हमने कहा क्या बकवास बात कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि भाई इस ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होता है। कहता है नहीं, डिजाइन एंड, सुने यहाँ पे, डिजाइन एंड परफॉर्म एक्सटर्नल कंट्रोल प्रोसीजर टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट का वर्ड यूज नहीं करता, कहता है टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल। The auditor shall evaluate whether the result of the external confirmation procedure provides the relevant and reliable audit evidence, or whether further audit evidence is necessary. What is external confirmation? Audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from in a paper form or by the electronic or other medium. ये उसने कंफर्मेशन की आपको डेफिनेशन बताई। भाई ऐसा एविडेंस जो कि आपको डायरेक्टली रिसीव होता है, थर्ड पार्टी से रिसीव होता है, पेपर फॉर्म में रिसीव होता है। सही है? What is the relationship between audit evidence and external confirmation? Audit evidence is more reliable when it is obtained from external confirmation भी यही है, तो फिर external confirmation भी यही है। Audit evidence is more reliable when it is obtained, external confirmation भी यही है कि आपको डायरेक्टली रिसीव होती है। Audit evidence is more reliable when it exists in डॉक्यूमेंट्री। आपके पास एक एविडेंस मौजूद है। कल को कोई भी आपको ऑडिट करता है, कुछ भी कहता है, तो आप कहते हैं भाई ये डॉक्यूमेंट है। कल को बैंक इन्वॉल्व होता फ्रॉड में, सत्यम केस में, और पकड़ा जाता फ्रॉड हुआ, सही है, तो कल को पीडब्ल्यूडी कह सकता था मेरे पास ये एविडेंस है कि मुझे इस बैंक ने डायरेक्टली कंफर्म किया है कितना बैलेंस एक्सेस करता है, मैं और क्या करता। समझ आ रही है बात? अच्छा जी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, ऑडिटर शैल मेंटेन control over the external confirmation request, including, सबसे important चीज, मैं सेकंड बॉक्स पढ़ रहा हूं, determining the information to be confirmed or
requested. दूसरा, select the appropriate confirming party. Response to confirmation request provide more relevant and reliable audit evidence when the confirmation requests are sent to a confirming party who is knowledgeable for which confirmation requested. टिक लगाना है आपने, बॉक्स बनाना है, किसके ऊपर? सबसे कीवर्ड कौन सा है इसके ऊपर? knowledgeable. पेपर में सवाल आ जाएगा, चपरासी ने कंफर्म करी है आपको, आप कहोगे कि भाई रिलायबल नहीं है. डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इट शुड बी प्रॉपर्ली, मैं तीसरा पॉइंट पढ़ रहा हूं, कंटेन द रिटन इंफॉर्मेशन सो दैट कंफर्मेशन सेंड डायरेक्टली टू द ऑडिटर. और उसके बाद मैं अगला बॉक्स पढ़ रहा हूं, फॉलो अप ऑन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? डिजाइन हो गया, कंफर्मेशन रेडी हो गई, किसके पास गए? अगले पेज में एक्सटर्नल कंफर्मेशन मैनेजमेंट अलाउड टू सेंड. या तो यस होगा, या अगर तो यस है तो या तो कंफर्मेशन रिसीव्ड होगी या कंफर्मेशन रिसीव नहीं होगी. अगर तो आपको कंफर्मेशन रिसीव्ड हो जाती है तो फिर या तो वो कंफर्मेशन टू यूज कंफर्मेशन इन सच अ वे टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल. तो या तो वो रिलायबल होगी या वो रिलायबल कब नहीं होगी? सुनिएगा, फैक्टर्स आइडेंटिफाइड दैट मे गिव राइज doubt over the reliability of confirmation request such as was received by the auditor. ऐसा पॉसिबल करता है ये रिलायबल है, तो इसका ऑपोजिट होगा तो नॉन रिलायबल होगा. appeared not to come from the originally intended confirming party. Responses received electronically because proof of origin and the authority of the respondent is difficult to establish. IQ का एक ईमेल एड्रेस बना हुआ है, कल को ICAP हमसे कहता है ये चीज कंफर्म करो, और यहाँ से IQ से एक ईमेल चली जाती है, ठीक है? ICAP को नहीं पता होगा ये ईमेल मैंने बना के भेजी है या फिर मुर्तजा ने बना के भेजी है, उनको उमर ने बना के भेज दी, रिहान ने बना के भेज दी. प्रूफ ऑफ ऑरिजिन और अथॉरिटी कभी भी एस्टेब्लिश नहीं हो सकेगा ईमेल से. क्या यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है? अच्छा जी, तो अगर डाउट्स क्रिएट हो गए तो भाई अब कुछ करना पड़ेगा. Obtain further audit evidence to resolve those doubts, such as request management for contacting the counterparty when the counterparty respond by electronic email, encryption and other information transmission. इसके आगे आप लिखते हैं, इसको इंशाल्लाह जब आईटी का टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब हम डिस्कस करेंगे, जो इंक्रिप्शन और आईटी टेक्नोलॉजी इसको हम इस वक्त डिस्कस करेंगे. डन हो गया प्यारे बच्चों? अगर तो रिलायबल है तो क्या हो गया? क्या हो गया? एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का क्या मतलब? एक्सेप्शन बच्चों, रिलायबल के आगे लिखा हुआ है यस, उसके नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्शन. का क्या मतलब? एक्सेप्शन का मतलब बैलेंस मैच नहीं कर रहा, एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है भाई? 100 रुपए का बैलेंस था, वो कह रहा है 80 रुपए, ये एक्सेप्शन आई है कंफर्मेशन में, सही है. लेकिन जो नीचे बॉक्स बना हुआ है उसके ऊपर छोटा सा एरर हो गया. एक्सेप्शन का वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं, ये एक्सेप्शन का वर्ड काट दें, मैच लिख दें. एक्सेप्शन का वर्ड काट दिया, क्या वर्ड यूज किया हमने? या तो बैलेंस मैच कर रहा होगा या बैलेंस मैच. अगर बैलेंस मैच कर रहा है तो हैप्पी एंडिंग, और हैप्पी एंडिंग क्या है? नो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. डन हो गया भाई? अच्छा. और अगर बैलेंस मैच नहीं कर रहा, इट मे इंडिकेट material misstatement or possible material misstatement. Check whether it is indicative of fraud. Exception may also indicate the deficiency in internal control. Some exception do not represent material misstatement due to प्यारे बच्चों, क्या ये अफवाह समझ आते हैं? तो अगर डिफरेंस आएगा तो ये चारों पॉसिबिलिटीज हो सकती है. डन हो गया? अच्छा जी सर. हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है. देखिए सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? मैं आपसे है ना एक बात बार बार करूंगा, और वो बात क्या होगी? बताओ बताओ. मेरे अल्फाजों पे गौर क्या करें, मेरे अल्फाजों पे गौर क्या करें. डायरेक्टली भी तो रिलायबल है, तो फिर डायरेक्टली का वर्ड क्यों लिखा हुआ है? तो डायरेक्टली रिसीव हुई है फिर भी डाउट से. आपने पढ़ी नहीं है, पढ़े वापस से.
रिलायबिलिटी के साथ लिखा हुआ है नो, नो के नीचे लिखा हुआ है बॉक्स, और बॉक्स में क्या लिखा है, फैक्टर्स आइडेंटिफाइड दैट मे गिव राइज। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो मेरी किताब है वो आइजा से अलाइंड है, और जब आइजा से एक चीज अलाइंड होगी तो मैं, मुझे इसको और समराइज करना हो, मैं मेक वर्ड गाइड कर देता हूँ, मैं हेडिंग डाल देता हूँ डाउट्स, मैं हेडिंग डाल देता हूँ जी नॉट रिलायबल। कभी भी आप ये चीजें फिर किताब से नहीं समझ पाते। क्या यहाँ तक बात समझे, फैक्टर्स दैट मे गिव राइज डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी। वो कह रहा है भाई ये फैक्टर्स हैं जो कि रिलायबिलिटी पे आपको तो डायरेक्टली भी रिसीव हो रही है, उसके बावजूद वो कह रहा है, क्यों, कहां कह रहा है वो, अपीयर्ड नॉट टू कम फ्रॉम दी ओरिजिनली इंटेंडेड। तो वो कह रहा है भाई चाहे डायरेक्ट फॉर्म मिले आपको, ओरिजिनल फॉर्म में मिले, रिटन फॉर्म में मिले, ईमेल में मिले, डाउट्स तो क्रिएट हो सकते हैं ना यार दोस्त के लिए। जी सर। सफिशिएंट के बारे में हमेशा याद रखिएगा, सफिशिएंट के ऊपर सिर्फ एक सैंपल है, सैम्पलिंग, वो स्टैंड आपको बताता है कि सफिशिएंट कितना। उसके अलावा नॉर्मली वो टर्मिनोलॉजी यूज कर लेता है सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंस, लेकिन जो सैंपल साइज कितना होना चाहिए उसके ऊपर एक पूरा अलग आइजा है जिसका नाम है आइजा पॉजिटिव सैंपल। इंशाल्लाह सो कंप्लीट। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ। देखिए वो कह रहा है ये तो कंफर्म हो गया कि मिसिंग स्टेटमेंट है, मटेरियल मैं डाउट्स के ऊपर नहीं कह रहा। वो अगर बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो या तो कंफर्म्ड हो गया कि गलती है, मिसिंग स्टेटमेंट है, या शायद, देखिए सुने, डिफरेंस आया 100 रुपए का बैलेंस, 80 रुपए का बैलेंस, आप क्या करोगे, मैनेजमेंट को बोलोगे मुझे रिकंसाइल करो, सही है। मैनेजमेंट, अच्छा जब डिफरेंस आया तो इट मींस शायद मिस स्टेटमेंट है या शायद मिस स्टेटमेंट हो सकती है। कंफर्म कब होगा, जब मैनेजमेंट या तो रिकंसाइल कर सकेगी या रिकंसाइल नहीं कर सकते। इट मे इंडिकेट मटेरियल मिस स्टेटमेंट पोटेंशियल। यार इसमें दो मसला है, इसमें जजमेंटल मसला है। जजमेंटल मसला ये है, अगर आप कॉल करेंगे ना तो वो भी ओरल एविडेंस, और उसमें भी प्रूफ ऑफ ओरिजिन को स्टैब्लिश करना मुश्किल है। मैं आपको फर्म में क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं बहुत बड़े बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, एसएजीसी का ऑडिट कर रहे हैं, तो मुझे पता है यार सारी कंफर्मेशन मेरे पास मैनेजमेंट के पास आ गई, और मैनेजमेंट के पास आई, मैनेजमेंट ने मुझे दी थी, मैंने कहा भाई ये तो, अब उसने कहा भाई अब तो बैंक भिजवा चुका है, आप जानो बैंक जानो। हम क्या करते थे, हम कहते थे ठीक है आप बैंक से अपॉइंटमेंट लें, हम ये कंफर्मेशन वापस किसके पास लेके जाएंगे, बैंक के पास, और बैंक का ट्रेजरी डिपार्टमेंट हमारे सामने इसके ऊपर क्या कर दे। देखिए होता क्या, कंफर्मेशन नहीं मिलती ना, ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करता बिकॉज़ मेरे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला। तो फिर मैं करता क्या, मैनेजमेंट कहती भाई ये कंफर्मेशन है, आप, मेरा बंदा और आपका बंदा जाता है बैंक और आपके सामने, तो इस तरीके से भी मैं कांटेक्ट कर सकता हूं काउंटर। क्या है क्लियर है दोस्त। अच्छा अगर बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो ये वाला पैराग्राफ भी हमने पढ़ लिया, डन हो गया। कौन सा बॉक्स हमारे पास रह गया, मैनेजमेंट अलाउड टू सेंड कंफर्मेशन, नो, इंक्वायर एज टू दी मैनेजमेंट रीजन फॉर दी रिफ्यूजल एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। आगे जितना पढ़ रहा हूँ आपने उतना रीड करना है बच्चों, जितना पढ़ रहा हूँ उतना रीड करना है, सही है। इवेलुएट द implication of the management refusal on the risk of material misstatement including the risk of fraud and on the nature, timing and extent of the other audit procedure। क्या तक बात समझ आती है। एंड अच्छा छोड़ दो, अगला बॉक्स पढ़ो। If the auditor concludes that the management refusal to allow the auditor to send confirmation is unreasonable, or the auditor is unable to obtain relevant and reliable audit evidence from alternative audit procedure, the auditor shall determine the implication on the audit opinion। और मेरी audit opinion में implication क्या होगी, 705 के हिसाब से, अगर material है तो qualified और material plus pervasive है तो disclaimer। क्या यहाँ तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है आपके। तो ये आइजा का, अच्छा आइजा को अभी भी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ हमने आइजा की लॉजिक और थोड़ी बहुत लिंकिंग पढ़ी। हमने 15-20 मिनट डायग्राम बना ली, 1 घंटा हमने बहस करी, अभी हमने और इसको डिस्कस करना है और चीजों के अंदर इन्वॉल्व होना है। लेकिन एक ओवरऑल आपको ये समझ आ गया आज की क्लास में कि स्टैंडर्ड आया क्यों है। इस स्टैंडर्ड का एक ही पर्पस है, और वो पर्पस क्या है कि खुदा का वास्ता है कंफर्मेशन एक रिलायबल ऑडिट एविडेंस है, इसकी मां बहन एक ना करते, इसको इस तरीके से यूज करना कि आपको एक रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस आपके कह रहा है आपसे कि कंफर्मेशन एक निहायत ही रिलायबल ऑडिट एविडेंस है, लेकिन आपने अगर यूज उसको ऐसे
नहीं करोगे तो आपको रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा। क्या ये बात प्यारे बच्चों समझ आती है? बेहतरीन। अच्छा, हाँ जी, ब्रेक क्यों है? ऑफ क्यों? 15 मिनट में ऑफ कर दे। डन हो गया? हैप्पी? हैप्पी एंडिंग? तो हम 15 मिनट में क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है बच्चों? यहाँ तक कुछ क्लियर हो? अच्छा, अब कुछ वर्ड्स हमने समझ लिए। सुनिए, एक वर्ड आ रहा है, अब एक दो कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने काम करना है। हम 2-3 कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। एक ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर हो गया, एक हमारा हो गया टाइमिंग डिफरेंस, और एक मैनेजमेंट का रीजन कि मैनेजमेंट क्यों आपको मना रही है। ये 3 चीजें हम पढ़ लेते हैं। बाकी सब तो एक समझ आ रही है ना कि डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी क्या होगा, उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेशन मैच करेगी तो क्या, कंफर्म मैच नहीं कर रही तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इन 3 वर्ड्स को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये कंपनी है, इसका एक कस्टमर ए है, डन हो गया। इसका एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में इसका अकाउंट खुलवाया, ठीक हो गया जी। अच्छा, कस्टमर और एक इसका, सॉरी, एक इसका कस्टमर है, एक इसका सप्लायर, सप्लायर बी, डन हो गया। क्या मैं दोनों को कंफर्मेशन भेजूंगा ना कंफर्मेशन यार, ताकि थर्ड पार्टी, मैंने कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आ रहा। अगर आ जाएगा तो पढ़ लिया ना, अगर आ जाएगा तो पढ़ लिया। कंफर्मेशन का रिप्लाई, कंफर्म रिप्लाई नहीं आ रहा, मैंने फॉलो अप लिया, मैंने क्या करा, अब भी रिप्लाई नहीं आ रहा। अब मैनेजमेंट, मैं कहता हूँ भाई मैनेजमेंट क्या सेव है, कहते क्या इस मुल्क में कोई कानून है जो उसको बाउंड करेगा उसने कंफर्म रिप्लाई करना है? नहीं, तो यार वो नहीं करा रिप्लाई, में क्या कर सकता है भाई? तो आपने कंफर्मेशन भेज दी, आपने फॉलोअप भी ले लिया सब कुछ, वो रिप्लाई, तो आप ये थोड़ी बंदे लेकर उसके ऑफिस चले जाओगे, ऐसा थोड़ी होगा। अब आप क्या करोगे? ऑल्टरनेटिव से कहते हैं यार आप एक काम ये करो कि आप कुछ और करने की कोशिश करो, सही है? कुछ और क्या करो, आप ये सोचो कि इस कस्टमर से आप कौन से साल का ऑडिट कर रहे हो? 31 दिसंबर 2019 का ऑडिट कर रहे हो। अच्छा, मैं आसानी के लिए लिख देता हूँ 30 जून 2019 का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है? कस्टमर से कितना रिसीवेबल था? जीएल में कितना रिसीवेबल आ रहा था? 100 रुपए का। अगर तो कस्टमर मुझे लिख के दे दे तो मेरी तो जिंदगी आसान, मैंने मैच करा, रिलायबल है, फाइल में लगाया था, कंफर्मेशन का रिप्लाई, क्योंकि कंफर्मेशन रिसीव नहीं हो रही, फॉलोअप ले लिया, फॉलोअप के बाद क्या लिखा हुआ है? डबल एपी ऑल्टरनेटिव, हम उसके ऊपर काम करते हैं। कहते हैं कॉमन सेंस है। ये 100 रुपए का रिसीवेबल बना कैसे होगा? ये रिसीवेबल कब है? जून 19 पे। इट मींस जून 19 पे ये पैसा रिसीव जुलाई में हो गया होगा, मे बी अगस्त में हो गया। भाई ऑडिट तो 2-3 महीने चलता है ना यार, तो भाई एक चीज आज रिसीवेबल है, क्या पता 10 दिन बाद पैसे मिल गए हो, क्या पता 15 दिन बाद पैसे मिल गए हो, क्या पता 20 दिन बाद पैसे मिल गए हो। उसने कहा यार एक काम करो, इस 100 रुपए के अगेंस्ट है ना सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट क्यों, ईयर एंड के सब्सिक्वेंट रिसीट्स देख लो। अगर वाकई में 100 रुपए का पैसा रिसीव हो गया है तो इसका मतलब ये कस्टमर एग्जिस्ट करता था, इसका मतलब आपका इस बैलेंस के ऊपर राइट था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 100 रुपए का रिसीवेबल था, 100 रुपए रिसीव द वैल्यूएशन। मुझे कॉमन सेंस है ना यार, क्या बात समझ आती है? व्हाट इफ सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड हुए सिर्फ 60 रुपए? ये भी हो सकता है ना, सब्सिक्वेंटली रिसीव कितने हुए? 60 रुपए। अब स्टैंडर्ड टेक का एक चीज देखें तो 60 रुपए में काम कर लिया, क्या रह गया? 40 रुपए काम कर लिया।
और आप ये सोचें ये 40 रुपए का रिसीवेबल क्रिएट कैसे हुआ होगा, क्या एंट्री बनी होगी। बैलेंस शीट एक यतीम और मस्कीन अकाउंट है, ये हम सबको पता है। असल अकाउंट पीएनएल है, ट्रांजैक्शन होगी तो बैलेंस शीट हिलेगा, अदरवाइज क्यों हिलेगा यार। कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगी तभी बैलेंस शीट हिलेगी ना, अदरवाइज थोड़ी हिलेगी। समझ आ रही है बात। अच्छा 40 रुपए क्रिएट कैसे हुआ होगा, सेल्स हुई होगी, सेल्स क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल। उसने कहता चलो पैसा रिसीव नहीं हुआ, बट जब सेल्स हुई होगी तो आप इस 40 रुपए के अगेंस्ट क्या देख सकते हो, गुड्स डिलीवरी नोट देख सकते हो। आप इसके अगेंस्ट क्या देख सकते हो, सेल्स। याद आ रहा है ना, थोड़ा बहुत सेल्स परचेस का एक जमाने में आइडिया लिया था, इसलिए आइडिया लेता ताकि आज जब हम लिख रहे हो बैठ के तो थोड़ा बहुत हमें समझ आ जाए। क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों। सबसे पहली चीज आपने कंफर्मेशन भिजवानी है। नहीं आया रिप्लाई आपने, अच्छा ऐसा नहीं है, मैं सिनेरियो चेंज करता हूँ। 100 रुपए का केस आप डायरेक्ट इनवॉइस जीडीएन देख लें। 100 पेपर पे सवाल है, आप एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, आपने कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आया, आपने फॉलोअप किया फिर भी रिप्लाई नहीं आया, फिर आपने बैठ के सब्सिक्वेंट, फिर आपने बैठ के गुड्स डिलीवरी नोट देखी और सेल्स इनवॉइस देखी। इवैल्यूएट इवैल्यूएट मोर रिलायबल क्या होगा, जो सब्सिक्वेंट, आपने सब्सिक्वेंट रिसीट्स को पहले देखना होगा कि भाई इसमें से कितना पैसा रिसीव हो चुका है, क्या यहाँ तक बात समझ आती है। फिर उसके बाद जो पैसा रिसीव नहीं हुआ उसके आगे आप क्या देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। मुझे आप लोग इसका बता दें जल्दी से, इसका बैलेंस भी 100 रुपए आ रहा है, जल्दी बता दें इसका क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट, बट सब्सिक्वेंट पेमेंट तो 60 रुपए की आई है। जल्दी 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 जल्दी, गुड्स रिसीव, अच्छा बात समझ आ रही है आपके, ये बात समझ आती है तो आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं और उससे आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करें। डन हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा ये जो जीडीएन और सेल्स इनवॉइस होगी इसकी तारीख जून 19 होगी, जून 19 के बाद होगी कि जून 19 से पहले होगी, जो या तो जून 19 होगी या उससे, बिकॉज जून 19 से पहले सेल्स हुई होगी तभी तो ये एंट्री बनी होगी, और ये जो है ये जून 19 के तो सेंस बनता है। एक चीज आज रिसीवेबल है, जरूरी थोड़ी कल भी रिसीवेबल, कल पैसा नहीं गया। हाँ देखिए मेरी बात सुनो, टेक्निकल बात कर सकता हूँ, तुझे टेक्निकल बात कर सकता हूँ, हजम कर लोगे। थर्ड पार्टी है, ओरिजिनल परचेज और गुड्स रिसीव्ड हुए आपको, सॉरी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कंपनी ने खुद बनाई है, बट कंपनी खुद कैसे बनाएगी, मुझे एग्जांपल दो, एग्जांपल आओ बहस करते हैं थोड़ी सी। परचेज इनवॉइस खुद से बना ली तो खुद से बनाए तो एंट्री क्या बनाई, एंट्री क्या बनाई बताओ ना, परचेज डेबिट। जब तुम इसका ऑडिट कर रहे थे तो तुम नहीं पकड़ पाए बिकॉज आप तुमको दिखा दी परचेज इनवॉइस, ऐसा ही हो गया। इसका ऑडिट नहीं करोगे, इसका भी ऑडिट करोगे। जब परचेज रिकॉर्ड करी है तो जाहिर सी बात है इन्वेंट्री एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो क्या इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस पर काम नहीं करोगे तो इन्वेंट्री टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करेगी। सारी चीजें आपस में स्टेप बाय स्टेप, हमेशा चीजों को आइसोलेशन में ना देखना। किसने अकाउंट पे तो भाई डेबिट भी तो कुछ किया होगा, डेबिट किया होगा तो उसका इंपैक्ट कहीं इन्वेंट्री में भी तो आ रहा हो, तो इन्वेंट्री के ऊपर तो तुमने करा होगा सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम इन्वेंट्री रजिस्टर एंड फिजिकली इंस्पेक्ट दी ऐसे, तो फिर टेक्निकली स्पीकिंग ये इन्वेंट्री एग्जिस्ट। अब तुम बोलोगे सर ये सैंपल में नहीं आया, बोलो बोलो वो सैंपल में नहीं आया, इनहेरेंट लिमिटेशन। एक चीज मेरे सैंपल में नहीं आया तो इनहेरेंट लिमिटेशन होगी ना यार। ये तो है कि भाई 10 मैंने चेक करे 10 सही, तो मैंने कहा 100 भी सही होंगे, 100 में ये भी निकल आया। हाँ क्या करिए से मुझे वापस बोलो,
हाँ गायब कर दी, गायब कर दी सेल्स को। सेल्स क्रेडिट क्या होगा, डेबिट क्या क्या होगा, और ये गायब हो गई, गायब हो गई, मैं इन्वेंट्री गायब कर दी। मतलब एक चीज मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती, सुनिए मैं बड़ी टेक्निकल बात है लेकिन आप लोगों ने हजम करनी है, सही है। एक चीज मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, वही वाली बात है कि मेरे पास 500 बच्चे एग्जिस्ट नहीं करते, मैं कहता हूँ मैंने 500 बच्चे, सही है, वो एग्जिस्ट नहीं करते, सही है, बट मैंने तो क्या दिया ना, पढ़ा है। अच्छा अब मैंने कह दिया मैंने 500 बच्चे पढ़ा। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, इसी तरह से मैंने क्लेम करा मेरे पास एक चीज, मैंने ऐसे फिक्टिशियस सेल्स रिकॉर्ड कर, तो मैं सेल्स ऑडिट करने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा भाई गुड्स डिलीवरी जाली, सेल्स एग्रीमेंट दिखाओ जाली, सेल्स इनवॉइस दिखाओ, यहां तो नहीं पकड़ पाया, मैं यहां पर आया, मैं कंफर्मेशन भिजवाओ, कंफर्म रिसीव्ड नहीं भी, फॉलो अप लिया नहीं आया, और फिर सब्सिक्वेंट रिसिप्ट देखी नहीं आई, पर भाई जब है ही नहीं तो आएगी कहां से, नहीं आई, ठीक है, और फिर ये देखा, ये तो थाई जाली, थाई जाली, सुनिए रिसीवेबल कितने का आ रहा है, 3 महीने गुजर चुके हैं ऑडिट में, पैसा रिसीव नहीं हुआ, बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, जब आप मैनेजमेंट को बोलोगे। अब अच्छा सेकंड चीज, जानबूझ के एग्रीमेंट में लिखा था कि पैसे 6 महीने बाद देना, क्रेडिट लिमिट ज्यादा, तो फिर आप बोलोगे बाकियों को तो 3-3 दिन, हाँ हाँ the transaction seems to be outside, inspect the agreement to evaluate the, which may indicate that the transaction may be conducted to conceal the fraudulent financial reporting or misappropriation of funds। 240 अप्लाई हो जाएगा, सही है, तो ये आप पूरी रात मुझसे बहस करते हैं, एक शेर है ना, बिठा के यार को पहलू में, ठीक हो गया, तो ये बहस आप मुझसे पूरी पूरी रात कर सकते हैं। यहां तक बात समझ आती है, तो क्या ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर समझ आते हैं प्यारे बच्चों आपको। अच्छा एक जो आपने सवाल पूछा ना कि मैनेजमेंट ऐसा करेगी और कंफर्मेशन रिसीव नहीं हो रही होगी, मैं एक लाइन आपके साथ करता हूं, और बड़ी जबरदस्त लाइन है, मैंने अभी पढ़ी नहीं थी, पेज नंबर 59, सब आगे पेज नंबर 59 पे, रिसीव्ड नो, ये हमने नहीं पढ़ा था, बस ये पढ़ा था हमने, ये हमने नहीं पढ़ा, अभी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अगर आप मुझे अपना लेक्चर कंप्लीट करने देते ना तो आपको जबरदस्त समझ आती बात, सुनिएगा। इन द केस ऑफ, कौन से ब्रैकेट में क्या आ रहा है, इट मे इंडिकेट प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ, अगर ये सारी हरकत की गई और कंफर्मेशन का रिप्लाई भी नहीं आ रहा तो इट मे इंडिकेट कि यहाँ पे कोई रिस्क हो सकता है जो कि आपने असेस करना है। सुनिएगा मेरी बात, द ऑडिटर शैल परफॉर्म alternative audit procedure to obtain relevant and reliable audit evidence. For example, for accounts receivable balance, examining the specific subsequent, सबसे अहम वर्ड यहाँ पे स्पेसिफिक का है, जुलाई में भी सेल्स की होगी, उसकी रिसिप्ट नहीं देखनी आपने, उसका रिसीवेबल जून में थोड़ी आ रहा होगा, स्पेसिफिक सब्सिक्वेंट कैश रिसीट शिपिंग डॉक्यूमेंट, शिपिंग डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, गुड्स डिलीवरी नोट्स वगैरह होते हैं, सही है। फॉर अकाउंट्स पेबल एग्जामिन द सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट और अदर रिकॉर्ड सच एज गुड्स रिसीव नोट्स। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात आपको समझ आती है क्या, ये पैराग्राफ आप समझ आता है, तो ये क्लियर हो गया, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्लियर हो गया। मैं इस वर्ड को एक और जगह लिखता हूं और यहां लिखता हूं, अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने, आपने मैनेजमेंट से रीजन पूछा, मैनेजमेंट ने रीजन क्या दिया, जो कि आयजा कहता है, कॉमन रीजन क्या हो सकता है, दोनों पार्टीज के फड्डे चढ़ रहे, भाई कॉमन रीजन क्या हो सकते हैं, दोनों पार्टी के फड्डे चढ़, दोनों पार्टी के फड्डे चढ़ रहे हैं तो कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आएगा। एक बात सिंपल है ना, मैं उसके, अच्छा
मैं आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं। मैं इस कंपनी को ऑडिट कर रहा था, इसका एक रिसीवेबल था SNGPL से। कितने का रिसीवेबल था आप सोच नहीं सकते, 20 अरब रुपए। और आपको पता है हमने इसके ऊपर इंपेयरमेंट का रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करा। क्यों? 500 अरब की कंपनी यार, कैश फ्लोज के इश्यूज नहीं, ठीक ठाक पैसा पड़ा हुआ है, ऑपरेशन सही चल रहा है, तो हम इसके ऊपर इंपेयर, हाँ हम SEC का एक और रिसीवेबल था पाकिस्तान स्टेट मिल से, तो यहाँ हमने बैड डेट एक्सपेंस का रिस्क हमने कहा भाई इससे बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, सही है। इसी जगह रिसीवेबल था SSGC का लैट से, KL इलेक्ट्रिक से, तो हमने कहा भाई यहाँ पे इंपेयरमेंट के रिस्क, यहाँ पे इंपेयरमेंट का रिस्क नहीं, क्यों नहीं है? इतनी बड़ी स्टेट ओन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट की गारंटी है पीछे, हमने इंपेयरमेंट में कोई भी रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया। हम मैनेजमेंट के पास गए भाई कंफर्मेशन पे, हमने कहा यार हम कंफर्मेशन भेजेंगे 20 अरब रुपए का बैलेंस आ जाएगा, एडिट हो जाएगा, खत्म। हमने कहा भाई कंफर्मेशन, उसने कहा सॉरी। हम रूम में नहीं आ गए वापस, हमने क्या करा, पूछा भाई क्यों, उसने कहा जाने केस चल रहा है। उसने क्या कहा भाई हम SSGC और SNGPL का तो फड्डा चल रहा है। कहाँ फड्डा चल रहा है? सिंध हाई कोर्ट में फड्डा चल रहा है। और चूंकि फड्डा चल रहा है, और फड्डा किस बात पे चल रहा है? 20 अरब रुपए। मैं कसम खाओ सही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं सीक ऑडिट एविडेंस, मैंने कहा ठीक है कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ, सीक ऑडिट एविडेंस, मुझे कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ जो चल रहा है, करस्पॉन्डेंस वगैरह, सीक ऑडिट, इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड। तो मैंने कहा कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर लिया, मैंने कहा हाँ। सर कहता है कंफर्मेशन भाड़ में गई, तेरे पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई है, सही है, तो अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करो और उसके अगेंस्ट, तो पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इंपेयरमेंट का मसला होगा, अब मैं कह रहा हूं इंपेयरमेंट का भी मसला हो सकता है, और उसके अगेंस्ट मुझे ऑडिट प्रोसीजर, पहले मेरे प्रोसीजर में तो सिंध हाई कोर्ट का वर्ड ही नहीं आ रहा होगा कि मैं लॉयर को कंफर्मेशन भेजूंगा, मैं करस्पॉन्डेंस फाइल देखूंगा, मैं कोर्ट का ऑर्डर देखूंगा, अब मुझे सारे काम करने पड़ेंगे। क्या यहां तक बात समझ आता है? से कहता है क्या मैनेजमेंट की रीजन जस्टिफाइबल है? हाँ जी जस्टिफाइबल है। जब एक केस चल रहा है तो जाहिर सी बात है सामने वाला आपको, ताकि कल को वो देखे कि सर देखे कोर्ट में केस चल रहा है और इसने मुझे कहा कि 20 मिलियन दो या कंफर्मेशन है, तो वो तो नहीं करेगा ये सब। हमने कहा मैनेजमेंट के रीजन तो वैलिड है, बट मेरी क्या गलती है इसमें? मुझे तो ऑडिट एविडेंस चाहिए। तो फिर यहाँ पे आके सर कहते हैं आप क्या कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेटिव, सुनिएगा मेरी बात को, क्या ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से आपको रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल सकता है? इफ यस तो फिर करें ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। और अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से आपको रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, तो ये स्कोप लिमिटेशन तस्वीर की जाएगी। एज एन ऑडिटर यू आर नॉट बीइंग एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, और अगर इम्पैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड मटेरियल प्लस परवेसिव है तो यहाँ तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है। तो मैनेजमेंट जो आपको रीजन देगी ना, आपको सुनना नहीं है, उसके अगेंस्ट आपने ऑडिट एविडेंस देने, इससे आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करें और उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें। और अगर आपको लगता है ना कि मैनेजमेंट का रीजन जस्टिफाइबल है, फड्डा चल रहा है, लिटिगेशन चल रही है, या फॉर एग्जांपल ना मैं इसकी आपको एक जबरदस्त एग्जांपल दूं, जबरदस्त एग्जांपल दूं, इसमें नहीं है, इस पे कोविड लगा था मार्च में, हम जून 20 को ऑडिट करें, आप सोचो ऑडिट कैसे किया होगा यार, हम क्लाइंट नहीं जा सकते। अभी मेरा एक बैंक है ICBC चाइना बैंक, इसका मैं ऑडिट, तो वो है ही चाइनीज, तो वहां पे जब मीटिंग होती है तो टेस्ट होता है, तो पहले टेस्ट करते हैं, वही 10-15 मिनट में रिपोर्ट आती है, और फिर रिपोर्ट के बाद जाकर उनसे मीटिंग कर सकते हैं। तो इतने इतने प्रोटोकॉल है, ये 2021 का बता रहा हूँ। आप सोचो जून 20 को ऑडिट में करा कैसे होगा यार, TCS तो बनता, लॉकडाउन लगा हुआ था, आप कराची ब्रांच, लाहौर ब्रांच, वहां ऑडिट करने जाओगे कैसे? ना बसें चल रही है, ना फ्लाइट्स है, तो आप सोचो उस दौर में कंफर्मेशन तो भेज ही नहीं सकते थे आप, TCS के थ्रू जाके, TCS के ऑपरेशंस बनते हैं, आप समझ रहे? तो आप तो वो कोविड का जो इम्पैक्ट आया था ना कि भाई आप तो कंफर्मेशन भेज नहीं पा, अच्छा कंफर्मेशन मिल भी नहीं रही, क्यों नहीं मिल रही? वो स्टाफ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अब कंफर्मेशन आपने भेजी ऑफिस में, भेज दी चलो ऑफिस में, ऑफिस तो बंद पड़ा,
ऑफिस बंद पड़ा हुआ है, अब उसके घर का एड्रेस तो नहीं लूंगा ना यार मैं, तुम दोगे? हाँ, तो घर का एड्रेस तो नहीं, आप समझ रहे, तो फिर मुझे क्या करना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। उस वक्त भी मैंने बैठ के ये असेस किया था, या फर्म्स ने ये असेस किया था कि क्या ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से रेलेवेंट एंड रिलायबल। इफ द आंसर इज नो, स्कोप लिमिटेशन। कोविड है, मेरी गलती थोड़ी है, मैं क्यों रिपोर्ट में साइन करूंगा, मैं क्यों रिपोर्ट में कह दूं सब सही जब मुझे पता है कि सब सही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि सब सही है भी, चाहे कोविड हो चाहे कुछ भी हो। आपने आईएसएन पढ़ा हुआ है, आप सबने आईएसएन एडजस्टिंग इवेंट नॉइसिंग इवेंट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ? कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? जिन्होंने पढ़ा हुआ उनसे एक छोटी सी बात क्लास ऑफ कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं एक इवेंट हुआ है और वो एक मुल्क के लिए एडजस्टिंग इवेंट है, दूसरे मुल्क के लिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। आप तसव्वुर कर सकते हैं इतनी जजमेंट है अकाउंटिंग्स में। एक इवेंट हुआ एक मुल्क के लिए एडजस्टिंग है, दूसरे मुल्क के लिए नॉन एडजस्टिंग। जब कोविड लगा था और लॉकडाउन हुए थे, चाइना के लिए एडजस्टिंग इवेंट था। चाइना के जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने थे ना, उन सब में उसको क्या तस्वीर किया भाई, अब चाइना एयरलाइन दिसंबर का ऑडिट कर रहे हैं आप, नवंबर में वहां पे कोविड आउटब्रेक हो चुका था, सही है, और पता था कि लॉकडाउन लगेगा, और लॉकडाउन भले बाद में लगा। चाइना एयरप्लेन के ट्रेवलिंग कोई चाइना जाएगा? एयरप्लेन की इंपेयरमेंट एडजस्टिंग इवेंट, सही है। पाकिस्तान में, इंडिया में यही इवेंट एडजस्टिंग इवेंट नहीं था, बिकॉज अगर कोविड चाइना में आया था तो पाकिस्तान में इस चीज की इंडिकेशन नहीं थी कि लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन मार्च में लगना स्टार्ट हुआ है, तो जिसका दिसंबर ईयर एंड था उसके लिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट था। प्यारे बच्चों, आप समझ रहे, तो इतनी टेक्निकलिटीज, बिकॉज हम जब फंसे थे इसमें कोविड में। तो अगर आपको कंफर्म, अगर अच्छी रीजन भी है, मैनेजमेंट झूठ नहीं कह रही है आपसे, सही कह रही है, कसमें खा रही है, आपने भी देख लिया, अगर आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से रेलेवेंट एविडेंस नहीं मिल रहा ना, आप अभी भी स्कोप लिमिटेशन। दूसरी बात, अगर आपको कंफर्मेशन रिसीव नहीं भी होती ना, जानी फॉलो अप लिया, ये करा, अगर आपको लगता है ना कि इससे ऑडिट एविडेंस नहीं मिल जाएगा, अभी इसको आप सोचे, आप एक कागज के पर्चे पे लिख के दे रहे हैं कि मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया। क्या किया है? ऐसा कहते हैं असेस करो। अगर आपको लगता है कि आपने नहीं किया तो ये स्कोप, आप कैसे शोल्डर पे कह रहे हैं कि यार अगर मैनेजमेंट की गलती है, सिंधायकों की गलती है, इसको आपके अपने ऊपर ले रहे हैं सारी चीजें, आपको रिपोर्ट में लिख के दे रहे हैं कि यार चलो मैनेजमेंट बेचारी मजबूर है। मजबूरी नहीं है ऑडिट में, कोविड है, बेचारी को कंफर्मेशन नहीं मिली होगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सुनिएगा मेरी बात को, क्या आप प्रोफेशनल जजमेंट, क्या आपके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट और एविडेंस है? इफ द आंसर इज नो, स्कोप लिमिटेशन, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तक बात समझ आ रही है? इवन यहाँ तक हुआ था, हम आगे जाके एक चीज पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा ना अकाउंट्स में 2 बंदे साइन करते हैं, सीएफओ का भी साइन आना चाहिए। हम एक कंपनी को ऑडिट कर रहे थे, सीएफओ कोविड हो गया, तो क्वारंटीन में अकाउंट्स कैसे जाए उसके पास? सही है, डायरेक्टर कर ले, सही है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, अब मैनेजमेंट कह रही है मजबूरी है, कोविड है, भाई नहीं यार, मैं क्यों अपने ऊपर लूंगी सारी चीजें? आपका मसला ही, आप करके तो आप साइन करोगे तो मैं रिपोर्ट साइन करूंगा, आप ही अकाउंट साइन नहीं कर रहे, मैं कैसे साइन करूंगा? यहाँ तक सारा मसला है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? प्यारे बच्चों, उसको रिवाइज करके आना है। अगली क्लास क्या सीन है यहाँ पे? मर्जियात तुम लोग बोलो, मैं चला जाऊं? चले जी, रिवाइज करके आना है। आप सुनिएगा, हमने सिर्फ डायग्राम बनाई है, चीजों को थोड़ा सा समझा है बैठ के, अगली क्लास में और समझना है और सिनेरियोज देखना है। रिवाइज करके इंशाल्लाह अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है।